अभी ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी किसी भी मुसलमान को देखता है तो उसको डर लगता है। वो इतने दरिंदे थे कि उनका कोई मजहब से ताल्लुक, उनके नाम हो सकते हैं एक मजहब से, लेकिन उनका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं हो सकता। तो ये इंसानियत के खिलाफ था। वो लोग खराब है। वो कस्बे कबीले से बाहर निकलना पड़ेगा सबको। लेकिन ये जो टूरिस्टों पे हुआ, और बट ऑब्वियसली वो बच्चे ने वो देखा, वो इतना डरा और सहमा हुआ है कि वो सबको, हर मुस्लिम को देख रहा है कि ये आतंकवादी है। डॉक्टर इमरान पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? पहले फेमस नहीं थे तब कैसे थे और फेमस होने के बाद कैसे हैं? जब मैं अपनी कैबिन में जाता हूँ या ऑफिस पे जाता हूँ या हॉस्पिटल पे जाता हूँ, ये सोच के नहीं जाता कि कितने फॉलोअर्स है और मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पेनलेस इंजेक्शन देने का ख्याल आया कैसे? इट्स अ वेरी रैंडम थिंग। ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे ना, हमें वीडियो लेना है। उनका बड़प्पन और प्यार है यार, इसीलिए पूछते हैं। न्यूबॉर्न को सबसे पहले क्या देना चाहिए? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सेल्फ ट्रीटिंग है, एक होता है पेनलेस और एक होता है कि एक रूटीन वैक्सीन। आपको कौन सी लगवानी है? 13 साल का बच्चा उसकी स्कूल की कलीग का खून कर देता है। रीजन वाज सोशल मीडिया। ये हाई टाइम है कि हमें संभल जाना है कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जो एवीएन से जूझ रहे हैं अभी, उनके लिए आपका एक मैसेज। चूरन पूरन से बचो, क्योंकि मैंने भी खाए। अगर आपको ये तकलीफ है, then you can contact डॉक्टर रवि प्रजापति। डे टू डे आप कितना हेल्प करते हो और इरम कितना काम करते हो? ये बहुत ही ये खतरनाक सवाल है। नमस्कार, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड फैक्ट्स विद डॉक्टर रवि प्रजापति, पावर्ड बाय प्योर ऑरा, केमिकल फ्री बेबी स्किन प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के लिए। जनरली बच्चे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलने के लिए बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं। उन्होंने अपना बहुत ही यूनिक टेक्निक डेवलप किया है जिनसे वो बच्चों से डील करते हैं। जनरली बच्चे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। बहुत ही उम्दा इंसान, बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे पिता, बहुत ही अच्छे मित्र, ऐसे डॉक्टर जनरली जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते नहीं है, लेकिन इनके 2 करोड़ से भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इनको बड़े लंबे समय से जानता हूँ। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर इमरान पटेल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मैं आपको क्या बोलूँ, डॉक्टर इमरान बोलूँ? एक बहुत ही बड़ा फेमस नाम हुआ था ना स्टार्टिंग में कि क्या था वो, सुई वाले डॉक्टर कि इंजेक्शन वाले डॉक्टर, या फिर ब्रो जो हम कॉलेज में बोला करते थे, या भाई या बेबी। आप देखो, पहले तो तुम बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे हो। एक दोस्त जब इज्जत से पेश आता है तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि तुम्हें क्या बोलूं ब्रो। जो भाई हम बोलते थे एक दूसरे को, वही बोलना है। और यू नो मी सिंस मोर देन 10 years, तो तुम्हें पता ही है। क्या तुम्हें कोई बदलाव दिखता है मुझ में आज? नॉट एट ऑल, डेफिनेटली। तो जब तुम्हें बदलाव नहीं दिखता तो रिश्ते भी चेंज नहीं होते। तो सेम वही ब्रो, यू कैन कॉल मी अ ब्रो, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। राइट, थैंक यू सो मच ब्रो। तो भाई ना, इसको ना बहुत सिंपल रखते हैं अपन। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अवेटेड पॉडकास्ट है ये, हमारे लिए भी और हमारे प्रेक्षकों के लिए भी। बहुत सारे सवाल पूछे लोगों ने सोशल मीडिया पे। एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ कि हम यहाँ क्या बात करते हैं कि हम जनरली वी स्टार्ट विद द चाइल्डहुड, कि बचपन में, या फिर आपका इंस्पिरेशन टू बी अ डॉक्टर वो आपको कहाँ से मिला, आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम स्कूलिंग टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल पेडियाट्रिशियन, और चैलेंजेस कैसे रहे। सो इफ यू कैन प्लीज शॉर्टली ब्रीफ अस कि हाउ वाज योर जर्नी। जब सक्सेसफुल इंसान बनता है तो अप एंड डाउन सभी की ज़िंदगी में आता है। ये कोई भी वैसा नहीं है कि हमें तोहफा दे देता है। इट्स नॉट अ गिफ्ट। ये हार्ड वर्क, पैशन और बहुत सारी जद्दोजहद और अच्छी नीयत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। चाइल्डहुड एक साधारण परिवार से था। बाबा मेरे जॉब करते थे, मॉम हाउसवाइफ थी, दादा और मेरा पूरा परिवार वैसे फार्मिंग करता था। तो एक नॉर्मल सी लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वैसी फैमिली में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ। लेकिन मेरे फादर को एक उम्मीद थी कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा,
जो मैंने पढ़ाई की है उससे ज़्यादा वो पढ़े, सक्सेसफुल बने, ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो छोटे से स्मॉल टाउन है गुजरात में, वेरावल, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और फिर वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। लेकिन वहाँ पे इतना एजुकेशन इतना डेवलप नहीं था, इसलिए मुझे हॉस्टल में बहुत ही कम उम्र में जाना पड़ा। फिर आगे आगे जैसे ही ज़िंदगी बढ़ते गई और बाबा को भी लगने लगा कि नहीं बच्चा होशियार है, आगे पढ़ाई करेगा, तो वैसे आगे पढ़ते गए। फिर मेडिकल एजुकेशन हासिल किया, एमबीबीएस ख़त्म किया। उसके बाद बच्चों से लगाव था, प्यार था, तो पीडियाट्रिक मैंने सिलेक्ट किया और पीडियाट्रिक सिलेक्ट करने के बाद एमडी ख़त्म होने के बाद फिर बैक टू ज़ीरो हो जाते हैं हम। फिर समझते हैं कि तुम्हें तो पता ही है, तुमने देखा है वो मेरा फेज़। तो फिर सोचते कि अब क्या करें, अब एमडी हो चुका, अब क्या प्राइवेट करना है, कहीं पे जॉब करे, क्या करे, कहाँ पर करे, कैसे करे। तो बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा टेंशन रहता है। लेकिन फिर शुरुआत एक मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेसिडेंट की तरह हुई, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया, फिर जाके खुद का हॉस्पिटल खोला, एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप जैसे दोस्तों का भी, कि मुझे ज़िंदगी में वैसे लोग मिले कि जिन्होंने मेरे तरक्की में हमेशा साथ दिया है। तो जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे अच्छे लोग मिलते गए, और वो मेहनत के साथ साथ तुम्हारे जो कंपेनियन रहते हैं, अच्छे लोग मिलना ज़रूरी है तुम्हारी सक्सेस के लिए भी। तो वैसे लोग मुझे मिले जो मेरे पोटेंशियल को जानते थे, उन्होंने परखा और उन्होंने सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट था। ये सब सपोर्ट के साथ साथ कुछ करते गए एंड आई थॉरोली एन्जॉय माय वर्क ब्रदर। मैं अपना काम को एंजॉय करता हूँ रादर देन कि मैं कुछ एम करता हूँ कि मुझे इतना कमाना है, मुझे ये फेम हासिल करना है, कभी नहीं। जिस दिन मैं जीता हूँ उस दिन मैं खुल के जीता हूँ। तो जब खुल के जीता हूँ और अच्छी नीयत से जीता हूँ तो लोग भी प्यार करते हैं, जो मेरे पास आते हैं वो भी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अच्छा लगता है ये सब काम। तो बहुत मेहनत लगी, स्ट्रगल था, जो किसी को वो नहीं दिखेगा, मैंने तो देखा है वैसे। तुमने देखा तो यू नो दैट वेल। सो यहाँ तक पहुँचे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार जो नहीं सोचा था वो दे दिया। नहीं, सी आई स्टिल रिमेम्बर कि डीवाई में ना यू वर द ओनली गाय जिसके पास वो छोटा सा पिंक कलर का स्टेथो होता था पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है और ये छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाती है वो समझ में नहीं आता। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि जो, क्योंकि वो तुम्हारे इनहेरिटेंट मतलब नेचर में है ना वो बेसिकली। तो तब जाके, क्योंकि मैं सोचता हूँ ना कई बार, कई पेशेंट तो मुझे भी पूछते हैं कि अरे सर आप जानते हो डॉक्टर इमरान को, आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। तो आई थिंक तुम दिन में 150-200 पेशेंट तो देखते होंगे जी, और सबके साथ सेम स्माइलिंग फेस, इतना एनर्जी, इतना ये करना मस्ट बी एग्जॉस्टिव। वेरी मच। कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार आप कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो या इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर बार, और ये कहना मतलब सही नहीं होगा कि मैं हर बार वैसा ही रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है, मुझे गुस्सा आता है, कई बार मुझसे गलती हो जाती है, कई बार मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा मेरे पेशेंट्स, क्योंकि अब तो उनकी एक्सपेक्टेशन ही वैसी है कि ये डॉक्टर से, क्योंकि मुझसे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपनापन दिख रहा है मुझ में। डेफिनेटली। अपनापन जब दिखता है तो वो अपना समझ के आपके पास आते हैं। और एक वीडियो देख के अगर बंदा ट्रैवल कर रहा है 3 दिन ट्रेन में ट्रू। और आपसे मिलने आता है तो उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये मैं बखूबी समझता हूँ और मैं बड़ी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोशिश करता हूँ कि वो जो तकलीफ़ लेके आए उनको सॉल्व कर सकूँ और उनको सिर्फ तकलीफ़ या डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट ही नहीं, उनको एक मॉरल सपोर्ट भी दूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो खुशी खुशी नहीं आते यार, कुछ भी तकलीफ़ के मारे आते हैं, मजबूरी में आते हैं। वेरी ट्रू, वेरी। तो उनका इमोशनल जो भी स्ट्रेस रहता है उनको समझना, उनका सहभागी होना, उनको एक फैमिली टच देना, ये सभी डॉक्टर की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं है, जो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हाँ अभी प्रोफेशनलिज्म देखो, ये डॉक्टर के पार्ट से नहीं, ये पेशेंट से भी। आजकल पेशेंट भी सर्विस मांग रहे हैं,
कि हम पैसा दे रहे हैं, आप सर्विस दो, राइट। ठीक है। रूम में अगर कोई दिक्कत है, पेशेंट एडमिट है, तो उनको भी सर्विस चाहिए, 5 स्टार सर्विस दो, पैसा लो। लेकिन कहीं ना कहीं भले पेशेंट्स का बिहेवियर चेंज हुआ हो या एटीट्यूड चेंज हुआ हो, लेकिन हम एक नोबल प्रोफेशन में है, हमें हमारा एटीट्यूड हमेशा वैसा ही रखना है कि हमारे हमारे दर पे जो भी आ रहा है वो तकलीफ के मारे आ रहा है। भले हमारा एक्सपीरियंस, आप हम सबको पता है कि हमारे साथ कई बार बैड एक्सपीरियंस हुए हैं पेशेंट्स के साथ, डेफिनेटली होते ही हो। लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट द सेम। हमें हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमें जो सोचना यही है कि हमारा पेशेंट वो तकलीफ के मारा है, इसकी तकलीफ कैसे दूर हो, चाहे बीमारी कैसे दूर हो या इनको। और हम, मेरे पास तो बच्चे आते हैं और बच्चे के साथ पूरा परिवार डिप्रेशन में रहता है, अगर Right. बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो। डेफिनेटली यार, वो तो मतलब मेरा एक दायित्व है कि मैं केवल बीमारी दूर ना करूं, लेकिन साथ साथ उस पूरे परिवार को एक फैमिली सपोर्ट दूं, एक पॉजिटिव सपोर्ट दूं कि हम हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट लाइक आवर ओन सन और डॉटर। हम अपने बच्चे को समझ के, हमारा बच्चे समझ के हम आपकी मदद करेंगे और आपको सही राह दिखाएंगे और हमारा बेस्ट देंगे। बाकी तो सब मुझे लगता है कि ऊपर वाले के हाथ में है। डेफिनेटली, मतलब हम तो सिर्फ एक जरिया है, बिल्कुल बाकी सब करने वाला तो ऊपर वाला ही है। जी। सो एक ना मेरा, वैसे मेरा नहीं, लोगों का ये सवाल है जिनसे मैं मिलता हूँ जनरली, तो ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर इमरान पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? पहले फेमस नहीं थे तब कैसे थे, और फेमस होने के बाद कैसे हैं? तो मतलब मैंने बोला यार, आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मेरे लिए तो पहले भी सेम था, आज भी सेम है। लेकिन ये क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या चेंज हुआ है आफ्टर गेटिंग फेम? देखो, ये कहना गलत होगा कि जब आपको फेम मिलता है, नेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो आप में बदलाव नहीं आया या वैसा तुम्हें फील होता है। लोग, आप कहीं पे भी जा रहे हो, इंडिया के कहीं पे भी कोने में, एज अ डॉक्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के कोई भी कोने में जाऊंगा और लोग पहचान रहे हैं और लोग फोटो के लिए बोल रहे हैं कि सेल्फी ले ले सर, एक फोटो ले लें। तो अच्छा लगता है, आई फील लाइक अ स्टार। लेकिन साथ साथ जब मैं अपनी कैबिन में जाता हूँ या ऑफिस पे जाता हूँ या हॉस्पिटल पे जाता हूँ, तब मैं ये ये सोच के नहीं जाता कि कितने फॉलोअर्स है और मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए जो भी मेरा पेशेंट आता है वो एक आम इंसान है और मैं वैसे ही पेश आता हूँ जैसे मैं पहले पेश आता था। बिल्कुल भी ये मुझे समझ आज तक नहीं आता है, और अच्छी बात है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेमस हो चुका हूँ। फेमस पब्लिक ही करती है, राइट। और चांस भी ऊपर वाला एक ही बार देता है, लेकिन उसके बनाए रखना ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी कोशिश अभी ये है कि जो इज्जत और शोहरत आप लोगों ने दी है, मेरी झोली में डाली है, उसको मैं कैसे बनाए रखूं, ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी तो मैं अपने खुद से क्या बोलूं कि मुझ में चेंज आया कि नहीं है, वो तो जैसे लाइक यू और मेनी अदर जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो लोग बताएंगे कि कोई चेंजेस आया है कि नहीं। दैट आंसर यू हैव टू गिव, नॉट मी। फ्रैंकली कोई चेंज आया नहीं है वैसे, बट सी थोड़ा बिजी हो जाते हैं, थोड़े काम बढ़ जाते हैं, जैसे ही एज बढ़ती जाती है, जैसे ही नेम फेम बढ़ता जाता है, तो थोड़ा हम हमारे प्रोफेशनल काम में थोड़ा बिजी हो जाते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू यार, ये सारे प्रोफेशन में होता है कि आपको जब काम बढ़ जाता है और यही एक मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, इज अ ड्रॉबैक आएगी। हाँ, कि तो यही एक मुझे लगता है कि डीमेरिट्स या ड्रॉबैक या बोल दो कि फेम का, या काम बढ़ने लगता है या आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आप अपने दोस्तों को और फैमिली को कई हद तक इग्नोर कर देते हो। बस यही मेरा नेक्स्ट सवाल ही ये था कि नॉट इंटेंशनली कि आप करना चाहते हो, लेकिन हो जाता है कई बार आपसे फ़ोन नहीं उठते, कई बार आपको अगर वो बुला रहे हैं मिलने के लिए तो आपके पास वक्त नहीं रहता। ये आई थिंक सारे प्रोफेशन में रहते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई फिल्म एक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन में, क्योंकि फिर आप वही नदी में बहते जाते हो और आप जाने अनजाने में बहुत सारे आपके प्यारे लोगों को भी हर्ट कर देते हो जो आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। तो इस चीज़ का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ, ये आप कैसे बैलेंस करते हो? अभी हो पाता है कि नहीं हो पाता?
अभी ये फैमिली कहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ ठीक से बैलेंस कर पाऊँ, लेकिन मैं कई जगहों पे फेल हुआ हूँ ओ, और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये बात में कहने में, क्योंकि मैं जैसे कि आई एम जस्ट 37 तो मुझे काम में आई एम वर्कोहॉलिक गाय। तो काम में और कहीं जगह मैंने पहले भी कहा कि हम अपने लव्ड वंस को कभी कभार हर्ट कर देते हैं हमारे काम को लेके, और हम नहीं सोचते अनइंटेंशनली। लेकिन ये चीज़ मुझसे भी हुई है, और जब होती चीज़ें हैं तभी आपको पता लगता है कि आप गलती कहाँ करते हो। जब बंदा गलती करता है और उसका रियलाइजेशन करता है कि हाँ मैंने गलती की है, ये बड़ी बात है। अगर आपको Right. रियलाइजेशन अर्ली फेज में हो जाता है तो फिर अच्छी चीज़ है। अगर आपको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि भाई आप गलत जा रहे हो थोड़ा तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है फैमिली में, क्योंकि फैमिली ये तो एक है, जब आप कुछ नहीं थे तब वो साथ थे, आप कुछ हो तो भी साथ है, और आप कुछ नहीं रहोगे तो भी साथ अभी साथ रहेंगे। Very तो true. परिवार ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि कभी कई जगह मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को भी उतना टाइम दे सकूँ, और वो जो डिज़र्व करते हैं वो मैं उनको दे सकूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारा नाइट शिफ्ट भी होता है, डे शिफ्ट भी होता है, बच्चों के साथ समय निकालना वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा ऐसे। या वी आर इन इमरजेंसी ब्रांच। हम डॉक्टरों की लाइफ ही वो है, यही हमारा प्रोफेशन है, और हमारा परिवार के सपोर्ट के बिना हम आज आप या मैं हम दोनों Very यहाँ तक नहीं पहुँचते। अगर वो नहीं समझते तो हम तरक्की ही नहीं कर सकते। तो वो भी समझे हैं, और उनके सपोर्ट से ही आज यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर वो भी हर चीज़ में अगर हमें रोकते या दखल अंदाजी करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। राइट। तो उनका सपोर्ट, उनका प्यार, उनकी दुआएं हैं साथ में, तभी यहाँ तक पहुँचे। ये रियलाइजेशन हर आदमी को होना चाहिए जो सक्सेसफुल है, कि आप सक्सेसफुल हो इसलिए हो क्योंकि आपके साथ माँ बाप की दुआ है, आपका परिवार आपके साथ है, तभी आप हो। अगर ये फाउंडेशन आपके साथ नहीं रहता तो आप बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते थे। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, और हमेशा ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, परिवार है तो सब कुछ है। ट्रू। कभी ऐसा हुआ है क्या भाई कि तुमने बोला हो ऐसे हीरम को कि आज शाम को डिनर पे जाएंगे, और फिर कोई पेशेंट आ गया और तुम नहीं गए, और फिर ऐसे लड़ाई होगी, ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है और मुझे लगता है ये सारे डॉक्टर्स रिलेट कर रहे रहेंगे कि आपकी लाइफ में भी हुआ रहेगा। आपने कुछ प्लान किए हैं और फिर आपकी जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से वो प्लान कैंसिल हुए, लेकिन नाउ आई थिंक द फैमिली इज यूज्ड टू इट। राइट। और अब वो भी समझते हैं कि भाई इनका काम यही है। और इनिशियल बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन अब समझ चुके हैं कि भाई इनका काम ये है और कई जगह पे जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि हम कल डिनर कर सकते हैं, हम कल मूवी देख सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई बच्चा या कोई पेशेंट आया, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। वो उसके माँ बाप ये लेके आए हैं कि इस वक्त पे डॉक्टर मिलेंगे और शायद हमारे बच्चे को ठीक कर देंगे, उनकी अपेक्षा ये रहती है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे में ये हमारे फील्ड में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अ क्रिकेट, बैट्समैन के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह एक डॉक्टर के लिए भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही वक्त पे सही डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करे और सही वक्त पे पहुंचे, और पेशेंट भी सही वक्त पे पहुंचे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। हाँ, तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर आप सफल हो गए तो हो गए। तो लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी बेसिक थिंग, जो मुझे कई बार ऐसे मेरे मन में आया है, मैंने कभी पूछा नहीं है तुमसे कि ये पेनलेस इंजेक्शन देने का ख्याल आया कैसे, कि चलो ऐसे मतलब कहीं से तो कुछ इंस्पिरेशन मिला है कि इट वाज जस्ट इट्स अ रवि, आई विल टेल यू, इट्स अ वेरी रैंडम थिंग। मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया के लिए भी नहीं बनाया था, ऐसे ही रैंडम थिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी पेशेंट्स आता है उसके साथ मैं खेलूं, उसके साथ मैं इस तरह से मेरा कनेक्शन करूं कि वो कंफर्टेबल फील करे। बच्चे बहुत डरते हैं, तो पेनलेस तो कुछ नहीं रहता, वो इंजेक्शन हर्ट तो करता ही है। आप कोई भी इंजेक्शन अगर प्रिक कर रहे हो और वो मसल में जा रहा है और आप उसमें
0.5 ml 1 ml अगर आप दवाई डाल रहे हो तो कैसे पेनलेस हो सकता है? तब तो उसको पेन होगा ही। लेकिन ये टेक्निक ये है कि मेरी टेक्निक ये थी कि मैं उसको डाइवर्ट कैसे करूं उस वक्त पे, राइट, ताकि वो पेन महसूस ना हो। तो इससे बड़ा सबक ये भी है कि आपकी अगर जीवन में बहुत सारी कठिनाई आए डाइवर्ट कर लो। तो आप अपना दिमाग कैसे डाइवर्ट करके वो पेन को कैसे सहन करना ये भी सीखना चाहिए। तो ये जीवन में मेरी कैसे कठिनाइयाँ बहुत सारी आई, लेकिन मैंने अपने आप को उस वक्त पे किस तरह से डाइवर्ट किया ये मैं समझता हूँ खुद अपने आप पे। तो ये मैं बखूबी समझता हूँ और इसीलिए मैंने ये टेक्निक अपनाई और ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है कि डाइवर्ट करना। वो तो हम देख ही रहे हैं, हाँ, और बच्चे खुशी खुशी इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन वैसा आप जब भी प्रिक करते हो तभी उनको फील ही ना हो, वैसा कोई भी नमनेस स्प्रे नहीं डालता हूँ, ना ही वो उस एरिया को मैं लोकल एनेस्थेशिया देके वैसा कुछ करता हूँ। फील होता है, लेकिन उसको डाइवर्ट कैसे करना है उसके माइंड को, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। राइट, और बच्चा खुशी खुशी कैसे तरह, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ता है मैं करता हूँ, आई डोंट केयर। हाँ, तुम अच्छा गाना भी गाते हो, तुम यहाँ से आते हो वहाँ से चले जाते हो, बच्चा ढूंढता रहता है ऐसे कि कहाँ गए डॉक्टर, कहाँ गए। So, this is how I am, like you know me, like you know this is all about your personality. डेफिनेटली वो मतलब आप जानबूझ करके कोई चीज करोगे वो पब्लिक को क्या किसी को भी दिखेगा। आप थोड़ा समय कर पाओगे, ज्यादा समय नहीं कर पाओगे आप। और वो अगर आप जानबूझ करके कर रहे हो जो आप नहीं हो तो फिर हो भी नहीं पाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जो हो वैसे ही आप लंबे कर रहे समय हो, चलेगा भी नहीं ना। आप जो हो कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे ना कि हमें वीडियो लेना है आप तो फ्रस्ट्रेट तो होता होगा यार। नहीं यार, उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उनकी उम्मीद है और ये एक अच्छी चीज भी है कि उनको अपेक्षा है कि यार वीडियो बना लो। मतलब क्यों आप बनाओ, मतलब क्या, मतलब ये आप नॉर्मल चेकअप के लिए आओ, इसमें मैं क्या बनाऊँ? मैं दिन के 150 वीडियो नहीं बना सकता। और वैसे कोई टीम नहीं है जो वीडियो शूट करी, मैं अपने फ़ोन में शूट करता हूँ। तो बोलते हैं बेचारे और कि यार इनका तो कर लो, तो कभी कभार मैं वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। और उनका बड़प्पन और प्यार है यार, इसलिए पूछते हैं। उनको वो चाहते हैं कि डॉक्टर इमरान पटेल के साथ उनका बच्चा दिखे, तो ये मोहब्बत है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं कि यार मैं तो बोर हो गया, अभी पब्लिक तो बहुत पूछ रही है हर चीज़ पे वीडियो बनाओ। वैसा नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर समझा देता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम बना लूँगा अगर कोई टॉपिक पे है मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए सही है, राइट, कि ये मुझे मैसेज देना है आवाम को, पब्लिक को, जिससे उनका फ़ायदा हो, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। बाकी सिर्फ ऐसे खेलते में कैसे वीडियो बना लो, तो मैं उनको समझा देता हूँ और समझ भी जाते हैं। तो अच्छा है, मतलब समझ जाते हैं, अच्छी बात है। कि मुझे तो 2-3 बार लोगों ने मैसेज किया था ऐसे कि सर प्लीज आप बोलिएगा ना ऐसे। और 1-2 बार तो मैंने तुमको बोला भी था शायद कि भाई ले लेना यार वीडियो ऐसे। वो अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना, बट सम टाइम बोलना पड़ता है ऐसे। तो भाई चलो अभी ना पॉइंट पे आते हैं, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है? तो अभी लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। जब बच्चा पैदा होता है तो जो हम सब लगभग जानते ही है बट फिर भी फॉलो नहीं करते हैं कि फर्स्ट थिंग शुड बी द मदर्स मिल्क, ठीक है? उसके अलावा और कुछ देना ही नहीं है। फिर भी लोग ये क्या होता है हनी या फिर कुछ और मिक्सचर थोड़ा कुछ करके कि नहीं पहले तो हम ये देंगे उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देंगे। सो ये जो या तो हम टैबू बोल सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि अंधश्रद्धा बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि कल्चरल बिलीफ। तो ये इतने सारे ऑप्शंस लोग लेके बैठते हैं, तो न्यूबॉर्न को सबसे पहले क्या देना चाहिए? इट्स अ यूनिवर्सल एंड गोल्डन रूल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले माँ का दूध, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको, जो पहला दूध आता है, वो उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके लिए उसके इतने बेनिफिट्स है बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए। बल्कि डिलीवरी जैसे ही होती है सीधा बच्चे को माँ की चेस्ट पे रखना चाहिए। वो खुद ही थोड़ा वैसा क्रोलिंग करके दे डाइवर्ट देयर माउथ टुवर्ड्स द मदर ब्रेस्ट। तो पहली चीज, अगर आपने पूछा कि और कुछ लोग देते हैं लाइक हनी या खजूर देते हैं या कुछ और चीजें देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसको पहली चीज माँ का दूध ही मिलना चाहिए।
और बाद में भी 6 महीने तक, जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक केवल और केवल माँ का दूध, उसके अलावा Right. पानी भी नहीं। राइट, माँ के दूध में वो सारी चीज़ें हैं जो उसके डेवलपमेंट, विकास के लिए, उसकी हेल्थ के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन में वो कुदरत ने बनाई है, राइट, जो डाइजेस्ट कर सकता है और उसकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, जो भी आपके कल्चरल बिलीफ रहे। लेकिन हम 2025 में हैं, राइट, अब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हो वैसी चीज़ें करनी है। राइट, अब सोशल मीडिया है, बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की तादाद बढ़ी है, तो हर जगह आपके पास एक्सेस है कि आप नॉलेज ले सको। पहले के ज़माने में लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, राइट, तो जो बुजुर्ग बोलते थे वो करते थे, लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि उससे कॉम्प्लिकेशन कितने हो जाते थे, राइट, उससे कितने बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता था, बच्चे को नुकसान हो जाता था, कई बच्चों की डेथ हो जाती थी। पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई था, और पहले बच्चे भी इतने पैदा होते थे कि एक दो अगर निकल लिए तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता होगा, माँ बाप को पड़ता ही है, राइट, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तब ज़्यादा था। आज Right. कम क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों में अभी वो नॉलेज आने लगा है, डॉक्टर्स गांव खेड़े में भी है जो गाइड करते हैं मदर्स को, और ये सारी चीज़ें होने के बाद, और साइंस भी एडवांस हो चुका है। राइट, और साइंस किस बेस पे साइंस एडवांस होता है? जब केसेस देखते हैं कि इससे तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, क्या है, क्या बेस्ट है, क्या नहीं, उस पर स्टडीज होती है। सालों की स्टडीज के बाद वो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एज अ डॉक्टर यू कैन Right. अंडरस्टैंड कि वो लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि भाई ये चीज़ करनी है। मेरे घर का भी अलग बिलीफ रहेगा, आपके घर का भी अलग बिलीफ रहेगा, राइट, लेकिन क्या हम 2025 में भी हमारे बिलीफ पे चलेंगे या जो एक्सपर्ट है उनकी राय लेके चलेंगे? ये तय माँ बाप को करना है। और मुझे लगता है कि आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपके डॉक्टर जो सलाह देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप जब प्रेग्नेंट हो तभी भी और बाद में बच्चा होने के बाद भी, प्लीज़ उनकी सलाह मानो। और क्योंकि हर कोई डॉक्टर भी अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या कुछ बोल रहा है तो वो बच्चे की और आपके हित के लिए बोल रहा है। राइट, वो कुछ सीखा रहेगा, उसकी ट्रेनिंग में उसने कुछ सीखा रहेगा, उसको बताया रहेगा, उसने पढ़ाई की रहेगी, लेक्चर्स अटेंड किए रहेंगे, देखा रहेगा, तब जाके बोल रहा है। हाँ, कितने सालों की पढ़ाई यार, मतलब इतने इतना सालों की मेहनत के बाद आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, राइट, तो वैसे गलत एडवाइस तो देगा नहीं। तो वो एडवाइस पे आपको चलना चाहिए। और अगेन आई वुड से कि 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध, राइट। सो वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि 6 महीने तक और कुछ भी नहीं देना है। नॉट इवन वाटर। राइट। तो अभी जैसे ये थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे वर्किंग मदर्स है, ठीक है, वर्किंग मदर्स को ब्रेस्ट फीड भी करना है, साथ में काम भी करना है, तो वो कैसे मैनेज करें? अगर आपको फीडिंग इतना आ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि पहले 6 महीने तो लोग काम पे जाते हैं। अच्छा, राइट, दैट इज आल्सो गुड वैलिड चलो पॉइंट। बहुत मजबूरी नहीं सोच लिया रवि कि वो लोग जा रहे हैं 6-8 घंटे के लिए, आप अपना मिल्क बाहर निकाल के पंप करके या एक्सप्रेस करके आप अपना मिल्क फ्रिज में रख सकते हो। राइट, दैट कैन बी डन। या दैट कैन बी डन। और स्टोर कर सकते हो। और स्टोर करके जब आप नहीं हो तब आप आपके बच्चे को वो दूध दे सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे भूल रहे हैं कि क्या जिस मदर्स को दूध नहीं आता, मेरा तो ये मानना है कि अगर कुदरत आपको बच्चा दे रहा है तो उसका दूध का इंतजाम भी वो करता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स। जब आप पॉजिटिव हो तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं। राइट, इट्स अ हार्मोनल थिंग। हाँ, कि मिल्क सिक्रीशन या बनाना इजेक्शन, ये सारा हार्मोनल है। तो ये जब सारा हार्मोनल है तो पॉजिटिव थिंकिंग, गुड एनवायरनमेंट मदर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूध आता ही है। चलो नहीं भी आता, हम सोच ले, कारण सर सोच लेते हैं तो है, आप जो पाउडर्स वगैरह है या फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन लोग गाय बकरी का ये सब दूध देते हैं। क्या ये फॉर्मूला मिल्क देना सेफ है? अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो आप बेहतर है कि वो फॉर्मूला दो। वरना तो माँ का दूध, मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क बच्चों के लिए। लेकिन अगर कुछ भी रीजन हो सकता है, मदर बीमार है, मदर पास्ड अवे, व्हाटएवर द रीजन, तो गाय बकरी या गोट के मिल्क से बेहतर ये है कि आप फॉर्मूला दो। राइट, क्योंकि गाय बकरी या ये सब में जो दूध रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जो बच्चों की किडनी इतनी मैच्योर नहीं रहती कि उसको डाइजेस्ट कर सके। तो ये फॉर्मूला कुछ हद तक वैसा मिल्क है कि बच्चा डाइजेस्ट कर सके।
राइट। लेकिन ये बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि मदर मिल्क के ऑप्शन में नहीं है। फॉर्मूला मिल्क इज नॉट एन ऑप्शन कि मदर मिल्क छोड़ के आप ये दो तो बच्चा हेल्दी होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं हो रहा है या नहीं है और ऑप्शन नहीं है तो फिर आप दे सकते हो। राइट। तो सेम, लेकिन उसमें भी हाइजीन मेंटेन करके देना पड़ता है, क्योंकि मदर मिल्क तो ऐसा कि डायरेक्ट प्रोडक्शन और डायरेक्ट पेट में जा रहा है। राइट। तो बाहर का जब आप दूध बनाते हो पानी के साथ मिक्स करके पाउडर को, तो फिर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो हाइजीन का भी पर्पस रहता है जो आपको ठीक तरह से हाइजीन मेंटेन करके बच्चों को देना है। राइट। और एक ना सेम ऐसा ही दूसरा बहुत ही कॉमन और वेरी अर्ली एज में जो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सेल्फ ट्रीटिंग है या फिर इफ़ यू कैन प्लीज़ एलोबरेट कि अगर इतना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। धूप में मत जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। देखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल वर्ड ही वैसा है कि वो हर बच्चे को, इट्स अ नॉर्मल जॉन्डिस जो हर बच्चे को होता है। राइट। लेकिन नॉर्मल चीज़ जैसे आप शुगर खा रहे हो या आप सॉल्ट खा रहे हो, वो कुछ हद तक अगर नॉर्मल मात्रा में खा रहे हो तो ठीक है। अगर आपने वो ज़्यादा खा लिया तो पॉइजन बन जाता है। डेफिनेटली। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की भी रेंज रहती है। वो 24 घंटे के बाद होता है, फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में नहीं होता है। अगर फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में वो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे, देन समथिंग इज गड़बड़। बट 24 घंटे के बाद हो रहा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो हर बच्चे को होता है। लेकिन उसकी रेंज दिन के हिसाब से, वेट ऑफ द बेबी के हिसाब से, वजन कितना है वो डिसाइड की जाती है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। राइट। तो वैसा नहीं कि अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की भी रेंज आउट ऑफ रेंज है, नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा है, तो फिर उसको फोटोथेरेपी या ट्रीटमेंट जो कुछ भी लगता है वो करना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि 2nd डे ऑफ लाइफ पे, 5th डे ऑफ लाइफ पे और 7th डे ऑफ लाइफ पे हमेशा आपके डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए जब भी बच्चा पैदा होता है। राइट। दिस इज 2nd, 5th एंड 7th, यस, ये 3 विजिट पहले हफ्ते में आपको करवानी ही चाहिए आपके डॉक्टर के पास, ताकि वो पकड़ ले। आपको शायद पता ना चले कि ये पीलिया ज्यादा है कि नहीं। राइट। मैं बस वही पूछने वाला था कि घर पे कैसे पता चलेगा ये। एग्जैक्टली, इसलिए डॉक्टर विजिट इंपॉर्टेंट है। और पीला, बहुत ज्यादा पीला हो तो पता चल ही जाता है, लेकिन बॉर्डर लाइन हो तो पता नहीं चलता है नॉर्मल पेरेंट्स को। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर उसका अर्ली रेंज पता चल गई और उसका ट्रीटमेंट हो तो साधारण सा ट्रीटमेंट है और वो बच्चे एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर लेट हो गए और ज़्यादा बढ़ गया तब वो ब्रेन में चला जाता है। जब ब्रेन तक असर होने लगती है फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसीलिए ये 3 इंपॉर्टेंट विजिट्स है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। आपके पीडियाट्रिशियन को, आपको कहीं पे भी हो, एक बार ये 3 विजिट कराना फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ज़रूरी है। तो भाई ये होगी बात फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। तो अभी एक ना बहुत ही ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा बहुत ही बड़ा कल्चर है कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राइट? तो इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है दैट इज बेस्ट। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखो, वेस्टर्न पॉपुलेशन, वहाँ की पब्लिक में वैसा वहम है कि वैक्सीन से बीमारियां हो जाती है या तकलीफ हो जाती है, तो उन लोग का एक अलग कल्चर है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन का शेड्यूल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमारा शेड्यूल इसलिए है कि ये जितने भी वैक्सीन है ये घातक बीमारियों से बचने का तरीका है, राइट? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मौतें स्मॉल पॉक्स से हुई, मिजल्स से हुई, चिकन पॉक्स से भी हुई है, डिप्थेरिया से हुई है, टिटेनस से हुई है। तो हमने तो देखा है वो, क्योंकि हम तो पिछड़े थे, हमारे पास तो था ही नहीं विकल्प, अच्छा ट्रीटमेंट देने का विकल्प नहीं था, और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो पोलियो की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है। ट्रू। लेकिन आज पोलियो के पेशेंट्स नहीं देख रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ मास वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो भी शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट देती है वो भी बेस्ट है, जो गवर्नमेंट नहीं देती और कुछ प्राइवेट वैक्सीन से जो अवेलेबल है वो भी आपके बच्चों को दिला देनी चाहिए इफ़ यू आर अफोर्डेबल। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी वैक्सीन है वो तो लगवानी ही चाहिए। वैक्सीन भी करता क्या है कि वैक्सीन हमने इंजेक्ट की, वो क्या है, वो डेड कीटाणु ही है। राइट। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम
ट्रिगर्ड होता है और एंटीबॉडीज बना लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सपोज होते हैं हमारे बच्चे उस बीमारी को लेके, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहती है। राइट। तो ये कहना, क्या हम किसी से भी ये कहेंगे कि आर्मी ज़रूरी है कि नहीं देश के लिए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? डेफिनेटली जरूरी है। क्यों है? प्रोटेक्शन के लिए। राइट। तो वैक्सीन का भी फंडा वही है कि आप घातक बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियां सबकी वैक्सीन नहीं बनी है, जितनी भी अवेलेबल है जिससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई है, राइट। तो वो वैक्सीन लगवा ही लेनी चाहिए आपके बच्चे को। तो यहाँ ना एक मेरा सवाल ये है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स ऑप्शंस देते हैं ऐसे कि देयर इज़ वन वैक्सीन विच इज़ पेनलेस, वो तो तुमने अभी बताया ही है वैसे कि एक भी पेनलेस नहीं होता है कुछ भी, एक होता है पेनलेस और एक होता है कि एक रूटीन वैक्सीन। तो आपको कौन सी लगवानी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑप्शन दिया जाता है? देखो, ये ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि एक ही वैक्सीन में ये प्रॉब्लम आती है, वो है डीपीटी की वैक्सीन में, राइट। जो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने और 1.5 साल पे देते हैं और 5 साल पे देते हैं। तो ये वैक्सीन में 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके। उसमें जो पर्टूसिस नाम की जो बीमारी है, उसका कंपोनेंट जो पेनलेस वैक्सीन में है वो असेलुलर है, और जिसमें पेन होता है बच्चे को 2-3 दिन तक, वहाँ पे सूजन आती है, दर्द करता है, पैर में फीवर आता है, राइट। वो होल सेल कंपोनेंट का है। तो वैक्सीन बीमारी को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट लिया है, रिएक्शन ऑफ द बॉडी, हाँ, तो वो जो होलसेल वाला कंपोनेंट है उसमें अपना बॉडी ज़्यादा बच्चे का रिएक्ट करता है और दिक्कत होती है। तो लेकिन इम्यूनिटी तो दोनों से मिलती है। राइट। तो पेनलेस और पेनफुल का जो ऑप्शंस डॉक्टर देते हैं वो गलत नहीं है। राइट। वो जो वैक्सीन में भी फ़र्क है, राइट। जो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे देते हैं, तो वो वैक्सीन में चेंजेस है, वो जो भी हम दे रहे हैं उसमें भी फ़र्क है। इसीलिए वो वैक्सीन को पेनलेस कहा जाता है कि भाई इनमें वो तरह के रिएक्शन बॉडी के नहीं आएंगे, अदर रिएक्शंस नहीं देगा बॉडी को, हाँ, जो सूजन आ जाना ये सब नहीं देगा। ये बॉडी अच्छी तरह से, हाँ, लेस फीवर के चांसेस है और बॉडी अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपना इम्यून सिस्टम भी ट्रिगर हो जाता है। राइट। एक जो ये मेरा पर्सनल सवाल है ये कि थोड़ा मैं भी काइंड ऑफ ऐसा हो कि आई एम अगेंस्ट द वैक्सीनेशन थिंग्स, नॉट द किड्स वैक्सीनेशन बट एडल्ट वैक्सीनेशन। तो ये जो फ्लू का वैक्सीन होता है, जो जनरली सीज़न एक बार आता है, मतलब बड़ा वाला सीज़न कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, और उस टाइम पे रिकमेंडेशन ऐसा होता है कि बच्चों को देना चाहिए और एडल्ट्स को भी लेना चाहिए ईयरली। तो इज इट सेफ टू टेक ईयरली फ्लू वैक्सीन या किड्स में भी? 6 महीने के ऊपर के बच्चे को आप फ्लू का शॉट दे सकते हो, और इट इज़ सेफ, इफ़ेक्टिव, और इसके बहुत सारे स्टडीज़ है और इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब देयर इज नो साइड इफेक्ट? देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। ग्रेट। और ये वैक्सीन दिला देनी चाहिए। और बाकी तो बहुत सारे वायरसों से हमें इन्फेक्शन लगता है, कफ कोल्ड फीवर, 90% तो कफ कोल्ड फीवर का रीज़न वायरस ही है। राइट। तो ये चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है H1N1 के लिए, वो क्यों नहीं दिलानी? एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यार वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं, नुकसान नहीं यार, मतलब ऐसा होता है कि यार कौन प्रिक कराए, होता तो बहुत कम है। अगर the thing is that is a problem, you know रवि, कि आजकल हर माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती या तकलीफ में नहीं देख सकती, और हर बाप भी, से केवल माँ नहीं, बाप का भी दिल दुखता है लेकिन वो जताता नहीं है। तो लेकिन यार वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डर से आप अगर भाग रहे हो, अगर किस्मत खराब रही और बीमारी लग गई तो राइट, तो फिर उसको कितनी बार प्रिक करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, दिक्कतें होगी। ट्रू। जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ पेन। आप अभी सोच रहे हो कि यार कौन प्रिक कराएगा, क्या बच्चा रोएगा, अरे लेकिन यार उसके भले के लिए है। और जो भी वैक्सीन जो भी आती है वो प्रूफ होके ही आती है, राइट, टेस्टेड होके ही आती है, वो वैसे ही हवा में नहीं। जो भी डेफिनेटली ऐसा तो मतलब होगा ही नहीं। ये सारा सब कुछ है वो टेस्टेड करने के बाद ही आती है। और मुझे लगता है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है और हमारे बच्चों को दिला देनी चाहिए। हाँ, मतलब कि बहुत सारे 1000 स्ट्रेन है, 1000 स्ट्रेन में से हार्डली 2 या 3 की वैक्सीन है। एग्जैक्टली। तो वो जो भी घातक स्ट्रेन है उसकी वैक्सीन बनी है। और जैसे कि अभी डेंगू मलेरिया की वैक्सीन कहाँ अभी तक हमारे पास तो नहीं है।
लेकिन होती तो लगवा लेते ना। दैट वुड बी द ब्रेक थ्रू। इवन यू नो दैट कि डेंगू से कितनी मौतें होती है, डेफिनेटली मलेरिया से कितने कॉम्प्लिकेशंस होती है, मौतें होती है, बहुत ही ज्यादा। हमें आज भी वो देखने को मिल रहा है। तो वैक्सीन से अगर हमें एक ऑप्शन मिलता है कि यार हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो क्यों नहीं। राइट, सो बेसिकली जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है, इफ यू कैन अफोर्ड you should take it, right? If you can afford, then you should take it in private, optional vaccine also. If you can't afford, then please आप सरकारी अस्पताल में भी जहाँ पे है अवेलेबल वहाँ पे लगवा दीजिए। लेकिन अनअफोर्डेबल है तो क्या नहीं लगवाएंगे, लगवाएंगे ना। सरकारी में काफी सारी वैक्सीन, सारे वैक्सीन अवेलेबल हाँ, है, बहुत सारी वैक्सीन, कुछ वैक्सीन को छोड़ के बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है, वो एटलीस्ट लगवा लीजिए। राइट। तो चलो ये हो गई बात वैक्सीन की। अभी ना थोड़ा माइलस्टोन पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि जनरली इस चीज़ का ना नॉलेज नहीं है लोगों को, कि इतनी एज पे क्रॉलिंग करेगा, इतनी एज पे बच्चा चलेगा, इतनी एज पे उसका बेसिक स्पीच आएगा, इतनी एज पे वो बोलना चालू करे। कई बार क्या होता है कि बाजू वाले का बच्चा या पहले वाला बच्चा, या मतलब कहीं देखा है कि ये तो यार 1.5 साल में इतना तो कर रहा था, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, तो मेरा बच्चा एबनॉर्मल है। ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिमाग में होता है। फिर वो जाएंगे या तो इस मंदिर जाएंगे या तो यहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि लाओ अगर इतने टाइम में इतना डेवलपमेंटल चीज़ें नहीं हुई है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा दे। उसकी जगह लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर इफ़ यू कैन प्लीज़ ब्रीफली एक छोटा सा, कि अगर इतनी इतनी एज में इतनी इतनी चीज़ें हुई है तो दिस इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन वेरीज, सब बच्चों में अलग अलग रहता है। You should not compare your child with someone else. ये प्लीज ना आप प्रेक्षकों को इस कैमरा में देख के बताइए। मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की एज सारे बच्चों में अलग अलग रहती है, उसकी रेंज रहती है, ठीक है। लेकिन उसके रेड फ्लैग्स है कि ये अगर ये एज तक नहीं हुआ तो गड़बड़ है। अदरवाइज आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरे घर में दूसरा बच्चा है, वो इतनी एज पे चलना सीख गया तो मेरा बच्चा भी उतनी ही एज में सीखेगा। ये एकदम प्रिसाइसली एज नहीं रहती कि आज 9 महीने खत्म हुए और कल से वो चालू। तो वो आप कंपेयर ना करें। सारे बच्चे डिफरेंट रहते हैं, कुछ लोग लेट चलना सीखते हैं लेकिन वो डेवलपमेंटल वाइज नॉर्मल रहते हैं, उनका ब्रेन नॉर्मल रहता है, फिर भी वो आप ही के दूसरे बच्चे से वो थोड़ा 2-3 महीने लेट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं। अब रेड फ्लैग्स की मैंने बात की, तो क्या रेड फ्लैग्स है? तो 5 महीने पे भी अगर बच्चा या 4 महीने पे भी बच्चे को नेक होल्डिंग, गर्दन नहीं पकड़ रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, देन इट्स अ रेड फ्लैग। अगर 9 महीने पे या 10 महीने में भी बच्चा नहीं बैठने सीख रहा है, देन इट इज अ रेड फ्लैग। दिस इज अ हायर 1.5 साल पे भी बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, देन इट इज अ रेड फ्लैग। और मैं कहूंगा कि आपकी इस दरमियान जब आपकी डॉक्टर की विजिट्स भी होती है नॉर्मल कफ कोल्ड फीवर या वैक्सीनेशन के लिए, तभी डॉक्टर भी खुद देख के एग्जामिनेशन करके आपको बता सकते हैं कि भाई इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, राइट, ठीक है। और रही बात आपने बोली श्रद्धा अंधश्रद्धा की, तो श्रद्धा हम सब में होनी चाहिए, राइट। हमें भी पता है कि हम सिर्फ जरिया है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हील करने वाला ऊपर वाला है, हम सब मानते हैं, चाहे इररिस्पेक्टिव हम किसी भी रिलीजन को मानते हो। डेफिनेटली। तो अंधश्रद्धा में ये होता है कई बार आप लेट हो जाते हो और आप जो चीज जल्दी होनी चाहिए डायग्नोस वो नहीं हो पाती और फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर थायराइड, हाइपोथायराइड है बच्चे को और अगर उसको जल्दी पिक नहीं किया तो पहले 5 साल ब्रेन का विकास थायराइड पे भी डिपेंड करता है। अगर उस वक्त पे उसको थायराइड की टैबलेट नहीं मिली तो वो जिंदगी भर डिले डेवलपमेंट में चला जाएगा, उसका विकास उतना नहीं होगा, राइट। तो ये जरूरी सारी चीजें हैं, तो हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना है। अभी मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मेरे पास अभी एक पेशेंट है जिसको टीबी मेनिंजाइटिस है, टीबी की असर ब्रेन में हो गई है। एज क्या है उनकी? 7 years old। 7 years? 7 साल के बच्चे को टीबी हुई। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक गांव में एक फार्मर का बच्चा एडमिट है मेरे उधर, अभी करंटली मेरे हॉस्पिटल में ही है। वो बच्चे को पहले बुखार आया, वॉमिटिंग हुआ, सारी ये प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने वहाँ पे, माँ बाप की भी गलती नहीं, वहाँ पे नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाया, नॉर्मल जीबी डॉक्टर्स को दिखाया और वहाँ पे सलाइन वलाइन सब दवाइयाँ की, नहीं ठीक हुआ। वहाँ पे उन्होंने एक बार स्कैन भी करा लिया,
फिर भी ठीक, वो स्कैन नॉर्मल आया, रिपोर्ट्स वहाँ के नॉर्मल आया। फिर वो बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बच्चे को सीवियर हेडेक हो रहा था, बच्चे को हेलुसिनेशन हो रहा था कि मुझे कोई मार डालेगा, दरवाजे बंद कर दो, 7 साल के बच्चे? 7 साल का बच्चा, खिड़की बंद कर दो। उसको अनकॉन्शियसनेस हो रहा था, कॉन्शियसनेस लेवल ठीक नहीं था। तो आसपास के लोग और घर वालों ने ये कहा कि इसको कोई भूत प्रेत का असर हो सकता है। हालांकि माँ बाप गलत मैं नहीं बोलूंगा कि भाई वो लोग हॉस्पिटल ही नहीं लेके गए, वो लोग लेके गए गांव खेड़े में, लेकिन डायग्नोस नहीं हो पाया। अब वो बच्चा मेरे पास जब वो बीमारी के 12-15 दिन हो गए तब आया, और हमने एक दिन में डायग्नोस कर दिया। हमने स्कैन वापस से रिपीट कराया, हमने उसका जो CSF कमर का पानी निकाल के रिपोर्ट्स कराया और पता चला, और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। लेकिन वो 15 दिन में जो नुकसान हो गया, अब उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गए, उसकी रिकवरी भी लेट हो गई। तो ये हो गया कि ये बेचारे इसलिए लेट हो गए क्योंकि ये लोग भी ये विश्वास में रहे कि इसको भूत प्रेत का असर है। भला 7 साल के बच्चे को क्या कौन करेगा ब्लैक मैजिक, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे रिसोर्सेज कम रहेंगे, गांव खेड़े का बच्चा था, और माँ बाप को भी ये लगा कि नहीं यार सही है, इसकी दवाई तो करवाई हमने, 2-3 दिन नहीं ठीक हुआ, उनको और हायर सेंटर में चले जाना चाहिए था। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं ऐसे, समझ में। उसमें ये बच्चा को लेट हो गया और कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन श्रद्धा एंड अंधश्रद्धा। ना बहकावे में आइए, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, रिलीजन के हो। मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको श्रद्धा रखनी ही चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखना ही चाहिए, आप किसी को भी मानते हो, ठीक है, लेकिन अंधश्रद्धा से बचिए। अभी ना ये अंधश्रद्धा का काम ट्रेंड ने ले लिया है वैसे, कि क्या ट्रेंडिंग है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया है। तो ये ना अभी ऐसे वैसे देखो तो ये हॉट टॉपिक है, ये जो बच्चा 2 साल का नहीं होता और उसको मदर टॉडलर में डाल देते हैं, या फिर मतलब अर्ली, वेरी अर्ली, आई वुड से वेरी अर्ली स्कूलिंग। तो ये एक्चुअल में ज़रूरत है कि जैसे हम तो यार कब गए थे, शायद 5 साल के थे तब जाके वो KG वाला कोई सिस्टम था। मतलब मैं तो गुजराती बंदा हूँ, बाल मंदिर में गए थे हम, बाल मंदिर में एक मंदिर होता था बच्चों का बाल मंदिर, तो बाल मंदिर में पढ़ाते थे, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते थे। और अभी तो ऐसा है कि बच्चा 2 साल का है और उसका स्कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। सो मैं ये कहूँगा कि आइडियल एज स्कूलिंग की 4 साल की है, 4 से 5 साल, 4 साल कहूँगा। तब तक बच्चे को समझ आ जाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी जो मेमोरी भी रहती है वो भी उतनी थोड़ी बहुत शार्प हो जाती है कि वो लोग याद कर सके। अभी 2 साल के बच्चे को क्या ही याद रहेगा। अगर 4 साल के पहले ये ट्रेंड चल रहा है मुझे भी पता है, लेकिन 4 साल से पहले प्लेइंग एक्टिविटीज़ में आपको बच्चे को डालना हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन सो कॉल्ड स्कूलिंग के लिए 2 साल की तो एज ही नहीं है, ठीक है, वो तभी क्रॉस नहीं कर सकते इतना। लेकिन प्लेइंग एक्टिविटीज़ में अगर आप डालना चाहते हो जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेल रहे हैं, ठीक है, तो कोई अर्ज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेइंग एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को डालते हो, इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आपको डालना ही है तो ही बच्चा होशियार होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जाए 1-2 घंटे के लिए खेलने के लिए तो आप भेज सकते हो। हाँ, खेलने जाए वो ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना। ये ज़रूरी तो है ही नहीं है, इट्स चॉइस, माँ बाप की चॉइस है। लेकिन 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तब थोड़ा बोलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है, रजिस्टर करता है, जो बोलते हैं टीचर्स वगैरह सीखता है, तब इट इज़ एन आइडियल एज 4 years. So 4 year and plus is the ideal age for schooling. Yeah. तो अभी भाई ना सवाल ये है कि बिहेवियरल चेंजेस ना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं बच्चों में, और वी कैन से टेंट्रम्स, या फिर बहुत सारे वर्ड्स है उसके लिए। बच्चे अग्रेसिव भी बहुत ही ज़्यादा है आजकल। तो इसके पीछे स्क्रीन टाइम या फिर गैजेट्स का यूज़ रीज़न है, या ओवरऑल, क्योंकि आप देखते हो ना, यू सी किड्स एवरी डे, तो तुमसे बेटर जज होगा नहीं इस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण आज के दौर पे है स्क्रीन टाइम। गैजेट सस्ते हैं, माँ बाप के पास वक्त नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है कि ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, इसलिए हम गैजेट हाथ में थमा देते हैं। स्क्रीन टाइम से बच्चे की मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, इससे बच्चे का बिहेवियर में चेंजेस आता है, डिलेड स्पीच होता है, ऑटिज़म हो गया,
ADHD हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम स्क्रीन टाइम की वजह से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ 2 साल के नीचे के अगर आपके बच्चे ज़ीरो स्क्रीन टाइम, ज़ीरो, अगर कंप्लीटली ज़ीरो, लेकिन अगर दादा दादी बाहर है, आप कहीं अब्रॉड में हो और दादा दादी से अगर वीडियो कॉल में दिखा रहे हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज आपको कोई भी गैजेट्स नहीं देने चाहिए। बड़े बच्चे हैं तो मैं कहूँगा 30 मिनट्स, राइट, ओनली 30 मिनट्स, और वो भी आप देखो कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में इतना गंदा कंटेंट आ रहा है जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि गलत चीज़ है, और वो अपने कंट्रोल में नहीं है यूट्यूब क्या दिखा रहा है। गेम्स खेल सकते हैं क्या बच्चे? गेम्स भी तो स्क्रीन पे ही खेल रहे हैं ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ। गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन कौन सी जिसमें क्रिएटिव माइंड चले अपना, जिस पजल्स वाली गेम्स खेल सकते हैं, क्राफ्टिंग कर सकते हैं, वैसी कोई 2 बच्चे खेल रहे हैं वो गेम्स सारी खेले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली गेम्स खेले, नॉट टीवी गेम्स, मोबाइल गेम्स, अवॉइड दैट। वो भी एडिक्शन है, इट्स एन एडिक्शन, और उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे तो बुरा असर पड़ता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाता है, वो इतना कंसंट्रेट ना स्कूल पे करते हैं ना घर पे, बहुत सारी दिक्कत। कोविड के बाद ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है कि ये सारे केसेस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कोविड में स्कूलें बनती, सब कुछ बनता है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्क्रीन पे टाइम गुजारा है अपना, राइट, और सारी प्रॉब्लम्स अभी आई है जो भी कोविड में पैदा हुई, वो बहुत सारे बच्चों को डिलेड स्पीच डेवलपमेंट है। अच्छा, उसकी वजह से डिलेड स्पीच का भी इश्यू होता है। डिलेड स्पीच का इश्यू, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो स्क्रीन टाइम तो हमारे बच्चों को अवॉइड ही करना चाहिए। सो दिस इज अ न्यू बर्निंग इश्यू कि किड्स मेंटल हेल्थ, या किड्स मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हद तक स्क्रीन टाइम जिम्मेदार है। तो क्या करना चाहिए? मतलब किड्स मेंटल हेल्थ को सी देयर आर, ये हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि लोग समझ सके कि अगर ये चीज़ें मेरे बच्चे में देखने को मिलती है, देन आई नीड टू बी कॉशियस, या फिर मुझे समझ जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ मुझे रुक जाना है, या मतलब जो लोग समझ सके यहाँ अगर ऐसा। 2 साल का बच्चा हो गया और 2 वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा है, तो दिक्कत है। अगर आपके बच्चे को आप बुला रहे हो और आपका बच्चा सुन ही नहीं रहा है और अपनी ही धुन में है, तो दिक्कत है। वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिंगल अप नहीं हो रहा है या खेल नहीं रहा है, तो दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो इससे दिक्कत हो या ना हो, अगेन आई से आपको अवॉइड करना है स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए। राइट, दिक्कत होने से पहले ये तो चीज़ें मैंने बताई कि रेड फ्लैग्स या रेड साइंस बोल सकते हैं इसको, लेकिन वो नौबत ही ना है। उसके लिए आपके बच्चों को मिनिमम स्क्रीन टाइम कर दो या अवॉइड ही करो तो बेहतर रहेगा। तो बच्चों का पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। Yes, बिल्कुल। इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ले सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, और इमोशनल टच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट के लिए। एक माँ बाप का, एक परिवार का इमोशनल टच बच्चे को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बता नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनकी लाइफ के लिए। राइट, तो आपको कैसा भी वक्त निकाल के, कोई भी एक पेरेंट एटलीस्ट उसको वक्त दे। दोनों माँ बाप इतना काम में बिजी है, और बच्चे को आजकल सो कॉल्ड नैनी संभाल रहे हैं। ये नैनी कल्चर पे थोड़ा बताइए ना आप प्लीज। देखो, नैनी कल्चर, मैं अगर आपके पास, मैं तो कई बार वैसी मदर्स को भी देखा हूँ कि जो काम नहीं कर रहे फिर भी नैनी रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट एंड दे डोंट वांट बर्डन। राइट, लेकिन क्या नैनी, आप खुद सोचो, क्या नैनी वो प्यार मोहब्बत, शी इज अ प्रोफेशनल लेडी, वो अपना काम कर रही है अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन क्या एक माँ जितना इमोशनल टच वो दे सकती है? True. या बच्चा भी जितना कनेक्ट कर सकता है अपनी माँ से, अपनी खुद की माँ से, अपने खुद के फादर से, उतना किसी और से नहीं कनेक्ट कर सकता। ये हकीकत है। लेकिन आजकल जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वीवीआईपी कल्चर में ये नैनी वाला सिस्टम आया है कि भाई नैनी रख लेंगे, आप भी वैसे एक सपोर्टिव सिस्टम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, वी आर सो लकी कि हमारे साथ, हम बहुत सारे परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कितने सारे रिश्तेदार रहते हैं, या हमारे घर पे जब भी बच्चा आता है तो मदर इन लॉ आ जाते हैं, या हमारी खुद की मदर आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट इज नेसेसरी। एक माँ को जब वो नई मदर बनते हैं तब उनको फिजिकल इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, उसमें दो राय नहीं है।
लेकिन वो घर वाले अगर रहे तो बेहतर है। ठीक है, हम वो मैं बिल्कुल भी इसके ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं, सब कुछ माँ को ही करना है, आपको भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट घर वालों से हम वी आर लकी, वी आर नॉट सेइंग इन वेस्टर्न कल्चर में हम नहीं है कि हमारा कोई नहीं है यहाँ पे, हमको खुद ही करना है। ट्रू, हम तो लकी है यार, हमारे साथ पूरा परिवार है, तो हमारे पास तो है ऑप्शंस। हमारे वक्त में भी हमें कौन संभालता था? हमारी नानी, हमारे दादी संभालते थे घर पे, मम्मा को सपोर्ट करते थे। राइट। वो कल्चर अच्छा है। तो हम जितने भी वीवीआईपी बने, लेकिन कई बार हमारे रूट्स और ट्रेडिशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वैसे वीवीआईपी तो आप भी हो, तो आपके वहाँ नैनी है क्या? नहीं, मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए तो नैनी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब छोटे थे तभी भी नैनी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कहा कि माई मदर इन लॉ, मेरी खुद की मम्मा, और घर पे इतने लोग थे। मेरे बड़ा लड़का हैदर को तो मेरा भाई छोटा मोहसिन है, वो काफ़ी हद तक संभाल लेता था। राइट। तो घर वाले ही थे, वही थे। और बखूबी मेरी वाइफ ने भी बहुत सारा समय दिया बच्चों के पीछे, और अभी भी दे रही है। तो उससे अलग ही एक बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चों के लिए भी वो इमोशंस आते हैं। वैसे देखो तो भाई, तुम तो वैसे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो ना अभी, तो हाँ, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं, लेकिन जब भी वैसी चीजें आती है तो हमारा परिवार, वी आर ऑल लकी। तो डे टू डे बताओ, चलो डे टू डे आप कितना हेल्प करते हो और इरम कितना काम करते हैं? ये बहुत ही ये खतरनाक सवाल है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं सुबह निकलता हूँ, मैं रात को घर पे पहुँचता हूँ 11 बजे, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर वक्त संडे के अलावा अपने बच्चों के साथ नहीं बिताता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की परवरिश के पीछे उसकी माँ का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमेशा हम भी, जब बहुत बच्चे थे, छोटे थे, तो हम ज़्यादा अपनी माँ से ही क्लोज थे, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे फादर काम में ही थे, पूरा मतलब वही जद्दोजहद में थे। लेकिन जब भी फादर आते हैं ना, ये सभी को पता रहेगा, और तुमने भी फील किया रहेगा कि पापा है, भले हमारे साथ 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन वो सिक्योरिटी हमें मिलती है। डेफिनेटली पापा है, ठीक है, चाहे पापा कुछ भी ना करे, लेकिन फादर जब आता है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो जो घर का मर्द रहता है, उस पर हमें फील होती है। मुझे तो होती थी। राइट। तो माय फादर, अभी पापा आ गए, या वैसा, ठीक है। तो वो चीज़, लेकिन आजकल की तो जनरेशन भी यार अलग है। आजकल तो बच्चे हमें कुछ भी सवाल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। हमारे वक्त पे तो हम अपने पापा से इतना कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, और बहुत ही रिजर्व रहते थे। कुछ चीज़ मांगनी भी हो तो 10 बार सोचते थे। आजकल तो हम 10 चीज़ें लाते हैं तो बच्चे 50 डिमांड करते हैं, और फिर भी खुश नहीं होते हैं कि भाई आप इतना, फिर भी वो बोलते हैं अरे आप तो कुछ नहीं कर रहे। तो आजकल की जनरेशन अलग है, उस हिसाब से हमें चलना है। राइट। अभी ये ना, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात हुई ना, तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक आइडियल एज होता है कि तब तक आपको आपके बच्चे आपके साथ सोने चाहिए, कि विथ पेरेंट्स। तो ऐसा कोई ऐसे एक डिमार्केशन या कोई आइडियल एज होता है कि इस एज तक बच्चे पेरेंट्स के साथ ही सोने चाहिए आइडियली, और उसके बाद ही आप उनको अलग रूम में या अलग आप उनको सोने का? तो मेरा पर्सनल ये मानना है, किताबें जो बोले, वेस्टर्न कल्चर में जो भी चल रहा हो, आई डोंट केयर। मेरा एज अ डॉक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ फादर, मेरा ये मानना है कि बच्चे जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते, 8-10 साल की एज तक या 7 साल की एज तक, तब तक आपके साथ सोने चाहिए। राइट। क्योंकि नाइट में अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो आप उसके पास में होने चाहिए। उनको नाइट में भी वैसा कुछ भी हो, डर गए, तो उनको एक कंफर्ट लेवल माँ बाप से मिलता है, वही सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कि अभी चलो ठीक है, खाना पीना 4-5 साल का हो गया, उन दोनों को अलग रख लो। ये मैं नहीं बिलीव करता हूँ। पहले पूरा परिवार एक रूम में बड़ा हो जाता था। राइट। आज क्या है कि रूम्स बढ़ गए। वेरी ट्रू। इसलिए ये फैसिलिटी आ गई। तो वैसा कोई फिक्स डिमार्केशन मैं तो नहीं मानता। ठीक है, बच्चे कैपेबल हो गए, समझदार हो गए। आपको लगता है अगर आपके बच्चे 6 साल 7 साल में कैपेबल हो गए और एकदम सुकून से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें वैसे इनसिक्योरिटी नहीं है, तो आप अलग सुला सकते हो। राइट। सो मतलब 7, अगर मेरा बच्चा 9 साल तक भी मेरे पास सोएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। राइट। मैं उसको हक करके सोऊंगा, बल्कि मुझे अच्छी नींद आती है। हाँ, वो तो है। वो सुकून मुझे मिलता है। तो ये सबका अपना पर्सनल है, इसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं है, और वो कल्चर में जाना भी नहीं चाहिए हमें कि जल्दी हम बच्चों के लिए अलग बेडरूम बना ले और बच्चों को अलग सुलाएं। जो सबसे सुकून वाली नींद होती है वैसे बच्चों के साथ। ट्रू। हाँ, तो मतलब वी कैन से कि 7 साल एंड अबोव, मतलब 7 years एंड अबोव,
शुड बी द आइडियल एज कि जब आप कर सकते हो ऐसा कि बच्चे अलग रूम में सोए? मैं ये कहूँगा कि आइडियल क्या है, आइडियल हम तय करेंगे आपके बच्चे के हिसाब से। अगर आपका बच्चा 9 साल का अगर आपका बच्चा हो गया और वो पापा के साथ ही सोना चाहता है, आप मना करोगे? नहीं, मना तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या आप फोर्स करके उसको बेडरूम में डालोगे? सो लेट देम डिसाइड। Let them, if they are comfortable, they are sleeping अलग से and they are comfortable, then it's fine. If they are not comfortable, आपके साथ ही। लेकिन अगर लड़की बड़ी हो जाती है या जवान होने लगते हैं, लाइक 11 साल 12 साल, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसके बाद तो खुद वो भी इतनी समझदार हो जाते हैं कि अलग ही सोते हैं। ठीक है, तब वो एज है के साथ में माँ बाप के नहीं सोएंगे। लेकिन आप 4 साल 5 साल के बच्चे को या आप बोलोगे कि अलग सो जाओ, अलग बेडरूम बना दिया या वो हैबिट्स डाल रहे हो, अगर वो कंफर्टेबल आपके कल्चर में है और दे आर कंफर्टेबल, देन इट्स फाइन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल से नीचे तो आपको अलग नहीं रखना चाहिए। राइट। अभी आपने जो प्यूबर्टी की बात की ना, उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। 2 सवाल है। पहला कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, अभी हम बहुत सुन रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड सेकेंड इज अर्ली प्यूबर्टी। तो इफ यू कैन प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए भी। अभी लास्ट 10 ईयर्स में 10% से भी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, जो कभी नहीं हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज में था ओबेसिटी का कल्चर। ये क्यों हो रहा है? जंक फूड, बाहर का फूड, एक क्लिक पे घर पे खाना आता है। ज़्यादातर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान ही नहीं दे रहे, आउटडोर प्ले में ध्यान ही नहीं दे रहे, घर पे बैठे हैं। फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दे आर प्रोन फॉर कि उनको डायबिटीज हो, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए, उनको हार्ट डिजीज हो जाए। ये सारे चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बॉडी शेमिंग, स्कूल में लोग मजाक उड़ाते हैं, बच्चे डिप्रेस होते हैं। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी एक है कंसर्न जो जिस पे ज़्यादा ध्यान और तवज्जो भी नहीं दे रहे लोग। लेकिन ये इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू है चाइल्डहुड ओबेसिटी, जिस पे अभी ध्यान देना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि अर्ली प्यूबर्टी, तो अर्ली प्यूबर्टी भी खाने पीने और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है। राइट। ओबेसिटी लीड्स टू या हार्मोनल डिसबैलेंस होता ही है ओबेसिटी में, सारे प्रॉब्लम्स। राइट। तो ये चीज़ है कि अभी इश्यूज है जो हमें अभी भी संभल जाना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। जो सो कॉल्ड फैशन हो गया है कि हर संडे हम जाके बाहर का खाना खाएंगे, राइट, वो सही नहीं है। उसको हो सके तब तक अवॉइड करो। सनलाइट एक्सपोजर भी कम है ना अभी तो बच्चों का। बच्चे बाहर खेल नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम तो है ही। सनलाइट एक्सपोजर, आउटडोर एक्टिविटीज तो बढ़ाना ही चाहिए यार। वो तो यार बच्चे जब 1-2 घंटा बाहर खेलता है तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, साथ में वो लोग भी दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, कनेक्ट होते हैं, राइट, एक अलग माहौल मिलता है। तो बाहर जाके हमेशा आपके बच्चों को आप प्रमोट करिए, एंकरेज करिए उनको कि बाहर 1-2 घंटे वो मम्मी को टेंशन हो जाता है ना, काला हो जाएगा ऐसे, क्योंकि बाहर जाएगा धूप में खेलेगा बच्चा काला। नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपको 12 बजे या 2 बजे भेजो। अरे मैं तो बोलता हूँ भेजो यार, मतलब दोपहर में भेजो। उस वक्त पे जैसे गर्मी है, समर है अभी की तो बात आप नहीं 11 से 5 में नहीं भेज सकते हो, हीट स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन आप 5 बजे के बाद आपके बच्चे को भेजो जब ये प्रॉब्लम। और अगर काला तो छोड़ो, लेकिन अगर टैनिंग का आपको प्रॉब्लम है तो बेबीज के लिए सनस्क्रीन है ही, आप सनस्क्रीन लगा के भेजो बाहर। अभी यार ये सनस्क्रीन में भी अलग ही इश्यू चल रहा है अभी। वैसे देखो तो सोशल मीडिया ना सब खराब करता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी रील्स आते हैं ऐसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि आपको घर में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और फिर अभी रील्स आते हैं कि सनस्क्रीन से कैंसर होता है। अभी साला तो मानो तो किस चीज़ को मानो ना, ये समझ में नहीं आता भाई। नहीं, सनस्क्रीन से कैंसर होता है ये बात तो गलत है। फिजिकल सनस्क्रीन जो आते हैं वो 6 महीने से अगर ऊपर के बच्चे हो तो आपको बिल्कुल भी यूज करना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज जो हार्मफुल यूवी रे है नहीं लगाए तो वो स्किन को डैमेज करती है और इनकी सेंसिटिव स्किन रहती है। और केमिकल बिना की अगर सनस्क्रीन हो जिसका SPF 30+ हो
देन डेफिनेटली सनस्क्रीन यूज़ 6 महीने के ऊपर के बच्चे को करना ही चाहिए। अगर बाहर आप पूरा दिन हो तो 3 से 4 बार दिन में लगाओ, राइट। तो वो हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। अभी ये जो ट्रेंडिंग पे बात हुई ना, तो बात ये है कि ये जो प्री टीन एज ग्रुप है 11, 12, 13, 14, अभी मैंने ना नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखा था एडोलेसेंस करके, उसमें 13 साल का बच्चा उसकी स्कूल की कलीग का खून कर देता है, एंड द सोल रीज़न वाज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देता है कि 13 साल का बच्चा खून कर देता है। वो सीरीज़ की जो आप बात करो मैंने भी देखी, और दिल दहलाने वाली वो सीरीज़ थी। वो अगेन वो सीरीज़ से हम सभी को सीखना चाहिए कि ये हाई टाइम है कि हमें संभल जाना है कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। 13 साल का बच्चा क्या जज कर लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जो फील हुआ, उसे जो इनसिक्योरिटी हुई, उसे रिजेक्शन फील हुआ और उसने कर लिया, उसने कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच पाया वो कि इसके बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि वो केवल 13 साल का था। राइट। तो वो नहीं सोच पाते, वो जज नहीं कर सकते कि आगे जाके क्या होने वाला है अगर मैं ये कर लूँगा तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। केवल उसके कौन दोस्त है उस पे तो आपकी नज़र होनी ही चाहिए, लेकिन आपका बच्चा मोबाइल में भी क्या देख रहा है ना, शायद उसका बड़ा दुश्मन वो मोबाइल में या वो टैबलेट में है जो आपको नहीं पता। राइट। उस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो भाई हम तो अभी मोर देन अ डिकेड हो गया जाने, अपना फैमिली भी हम रेगुलरली मिलते रहते हैं, बच्चे भी साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो उसके बाद ना मैंने अभी एक रील देखा था, अहमदाबाद का ही था आई गेस, कि उसमें ऐसा था कि उस पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी किसी भी मुसलमान को देखता है तो उसको डर लगता है, एंड यू बीइंग मुस्लिम एंड प्रैक्टिसिंग इन अहमदाबाद, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? इट्स रियली सैड, हॉरिफिक। मुझे शर्म आती है और मुझे दर्द होता है रवि। मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, मेरे बिजनेस पार्टनर, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हिंदू है? हाँ हिंदू है, मेरे बिजनेस पार्टनर हिंदू है, मेरे बाबा के बिजनेस पार्टनर हिंदू है, मेरे जैसे कि इवन यू नो दैट के हमारे फैमिलीज मिलते हैं, बच्चे खेलते हैं, और जब ऐसा इंसिडेंट होता है और वैसा कृत्य जो इंसानियत के खिलाफ है, और ख़ास करके हमारे देश में जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बरसों से चलता है, हमारे बाप दादा के टाइम से। जैसे कि मैं अपने दादा की बात करूँ तो जो मेरा खेत है करीबन 200 साल 250 साल पुराना रहेगा, जहाँ पे खेती मेरे दादा करते थे, हमारे पास का खेत वो हिंदू का है। आसपास में अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो पहले वहाँ पे जाते थे। तो मैं तो ये कल्चर में हम लोग बड़े हुए हैं, और ये जो इंसिडेंट पहलगाम का जो हुआ है, उसी दिन मैं सुबह पहलगाम में था और निकला, मेरा चेकआउट सब ऑलरेडी प्री बुक था, सब कुछ मुझे नहीं पता था। मैं श्रीनगर चला गया और दोपहर में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 2 दिन मैं होटल में ही रहा, मैं निकला नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस डर नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा, या जब भी अगर मेरी किस्मत में लिखा रहेगा तभी मौत आ जाएगी। लेकिन ये जो टूरिस्टों पे हुआ, और बट ऑब्वियसली वो बच्चे ने वो देखा, तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट गिरा रहेगा कि वो इतना डरा और सहमा हुआ है कि वो सबको, हर मुस्लिम को देख रहा है कि ये आतंकवादी है। अब ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और हम जैसे सिटीजन्स की है कि हम उसे ये समझाए कि वो जो लोग थे वो इतने दरिंदे थे कि उनका कोई मज़हब से ताल्लुक़, उनके नाम हो सकते हैं एक मज़हब से, लेकिन उनका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मज़हब में तो मुझे ये सिखाया गया है कि अगर एक आप बेगुनाह का कत्ल करते हो और पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो, तो ये इंसानियत के खिलाफ था, और उनको तो मुझे लगता है जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये मेरे साथ हुआ रवि के, मुझे यूजुअली पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। ये बच्चे की गलती नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो, वो डरने लगा है, उसने देखा, ये सब बातें सुनी, क्या कसूर उसका, उस छोटे बच्चे का।
राइट लेकिन अभी उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको ये समझाए कि एवरीबडी इज नॉट द सेम, राइट या किसी और मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों को टारगेट किया है। सिर्फ पहलगाम इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट में कि किसी मुस्लिम को टारगेट कर दिया, तो क्या सारे हिंदू खराब है? नहीं, लेकिन जिसके घर में हुआ है उनको तो इम्पैक्ट हुआ रहेगा रवि, और ये हमारे लिए एक शर्म की बात है और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें से कैसे उभरे, कैसे ट्रस्ट गेन करें, कैसे हम जो पहले ताकत थे वही बने और आगे हमारे फ्यूचर के लिए एक अच्छा पीसफुल हिंदुस्तान हो, जहाँ पे हमारे बच्चे सबके साथ मिल के बिजनेस करें, अपना काम करे, सीखे। क्या मेरे कोई टीचर मुस्लिम थे? नहीं। क्या मेरे जो मैं एमडी कर रहा था, जब मुझे पीडियाट्रिक्स सिखाने वाले में जो मेरे सर थे डॉक्टर वीरन्ना कोटरा शेट्टी, साउथ इंडियन थे, राइट, सर ने मुझे सिखाया। आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, हमेशा फोन करता हूँ। तो हर चीज में तो मजहब नहीं है यार। और अगर आपका मजहब सिखा रहा है आपको, अगर कोई भी मजहब हो, अगर आपको सिखा रहा है कि इससे नफरत करो, जब आप बोलते हो कि बनाने वाला एक है, तो फिर उसको किसने बनाया है? अलग खुदा ने बनाया है। आप कोई भी मजहब में बिलीव कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको भी मेरे खुदा ने बनाया है, तो मैं आपसे मोहब्बत ही करूंगा। राइट। तो मजहब डिफरेंट हो सकते हैं यार, लेकिन आपको वो पर्सनल बिलीफ है, वो पर्सनल है, चॉइस। 2025 में आप किसी पे कुछ थोप नहीं सकते। तो इसमें चेंज कैसे लाएंगे? इसमें चेंज हमारे जैसे जनरेशन को ही लाना रहेगा कि अगर किसी के मन में किसी के साथ गलत हुआ है तो हमें कुछ अच्छा और प्यार मोहब्बत से ही लाना पड़ेगा। हमें कुछ अच्छी चीज़ करनी है। अगर एक चीज़ बुरी हो गई और हम अपना बैक ऑफ द माइंड में सोच के ये चलेंगे तो हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? किसी का मॉब लिंचिंग हो गया, मैं सोचूं सब खराब है, तो क्या मैं पेशेंट को इस नज़र से देखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान खराब है, उसकी मानसिकता खराब है, उसकी अपब्रिंगिंग खराब है, या ब्रेन वॉश हुआ, या जो कुछ भी हुआ है, हाँ, मतलब वो लोग खराब है। वो कस्बे कबीले से बाहर निकलना पड़ेगा सबको। आपको कुएं का मेंढक अगर आप बन के रहोगे तो आप वहीं पे रहोगे। दुनिया को देखना पड़ेगा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, को देखना है दुनिया में। और ग्लोबलाइजेशन का टाइम है रवि। आज हमारे बच्चे भी जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, हो सकता है यूएस जाए जहाँ पे क्रिश्चियन कल्चर है, राइट। यूरोप जाए तो क्या वहाँ पे वो नहीं सेटल हो पाएंगे? दुबई जाएंगे। तो मतलब हमें ये चीज़ की हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका बच्चा ऐसा बोल रहा है तो आप अपने बच्चे को समझाओ कि बेटा वैसा नहीं है, वो लोग अलग थे, वो दरिंदे थे, वो शैतान थे जिन्होंने ये काम किया, नियत थे लोगों पे। और मुझे बहुत ही दुख हुआ, और ये मैं अपना पर्सनल कहूँ कि मुझे पॉजिटिव, मैं कह रहा था कुछ आपको कि मुझे अक्सर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लोग प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, हर मज़हब के लोग। और जब मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई हम तो जाएंगे ही, हमारा है कश्मीर, राइट, ठीक है, जाएंगे हम, क्यों डरेंगे? वो लोग तो चाहते हैं कि हमें डिवाइड करें, वो लोग चाहते हैं वहाँ का टूरिज्म खत्म। पूरा कश्मीर हमारा है तो हमारा है, यस ऑफ कोर्स। तो हम जाएंगे, और हमारे देश की चीज़ है, हमारी धरती है। तो बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स डाले थे, मुझे भी, और मैं उनका भी कसूर नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो भी वो फ्रेम ऑफ माइंड पे रहेंगे अभी गुस्से में या वैसा। बट आई फील एजुकेशन कैन चेंज दिस। एजुकेशन, अवेयरनेस, पॉजिटिविटी, एक आपका घर का माहौल, और उनके जो दोस्त रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड, वो डिफरेंट कल्चर से रहेंगे, तो लोग समझेंगे और दोनों आपस में बात करेंगे, यार ऐसा है, तभी वो कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, तभी वो प्यार मोहब्बत आएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम पर्सपेक्टिव स्टोरियाँ सुन के हम बड़े होंगे तो हमारे में जहर आएगा, हमारे में नफरत आएंगी, और जब नफरत आएगी तो नफरत तो कब तक टिकेगी? टिक ही नहीं सकती। और हमारा देश इतना बड़ा है रवि कि हर कितनी भाषाएं, सिर्फ एक स्टेट में गुजरात में ले लो यार, राइट, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा, अलग अलग फूड है, अलग अलग जातियां हैं। ट्रू। रहते हैं ना लोग, सालों से रहते आए, और उनको आगे बढ़ना होगा तो साथ में ही रहना पड़ेगा। हाँ, सुरती, मेहौनी, काठियावाड़ी, सब अलग अलग है। मांगरोल की कुछ अलग लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सब कुछ है, फिर भी हम रहते आए हैं और एडजस्ट करते आए हैं, और इसी में हम बड़े हुए हैं। और हमें आगे भी मोहब्बत और प्यार से और एजुकेशन से ही ये सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अभी ना हमारे ये शो के नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जहां हम हमारे फॉलोअर्स ने जो सवाल पूछे हैं आपसे, उस पे वो हम आपसे पूछेंगे। तो हमारे एक फॉलोअर ने पूछा है कि इज़ देयर अ रिकमेंडेड हेल्थ
checkup routine for children, like every 3 years or 6 years, that helps to detect developmental or health issues early, even if there is no visible symptoms. या सो पहले 2 साल तो वैक्सीनेशन के लिए ही इतनी विजिट्स हो जाती है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो नॉर्मल चेकअप हो ही जाता है। Right. ऐसी कोई परफेक्ट गाइडलाइन नहीं है कि आपको हर महीने जाना ही है, लेकिन ईयरली आप एक बार डॉक्टर की विजिट करवा सकते हो अगर बच्चा आपका 2-3 साल से बड़ा हो गया है। ईयरली अगर हेल्दी है तो भी, कि भाई उसका हाइट वेट कोई कंसर्न है कि नहीं, नॉर्मल चेकअप। सो अर्ली डिटेक्शन अगर कुछ हो तो पकड़ सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि आपको इतने महीने में ये फिक्स रिपोर्ट कराना ही चाहिए हर बच्चे के लिए। वैसा कुछ भी नहीं है। Next question. How to deal with no sugar, no salt till 2 years? Please explain. बेबी हमारे साथ हमारे प्लेट में खाते हैं, उसी समय बैठा होता है और he wants to eat. See the 1 year का बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही है कि बेबी कैन शेयर योर टेबल फूड, Right. लेकिन रिफाइंड शुगर प्लेन शुगर से बचना है। Right. कि आप शुगर लेके बैठते हो वैसी चीजें खाते हो, चॉकलेट्स नहीं देना है। एग्जैक्टली। Okay. तो आप जो नॉर्मल हेल्दी फूड तो टेबल पे रहता है उसमें मिनिमल रहा। 1 साल के ऊपर के That बच्चों is fine, right? को 1 साल के ऊपर के बच्चे को मिनिमल सॉल्ट इज फाइन, Right. नेचुरल शुगर इज फाइन। Right. रिफाइंड शुगर से बचना है, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। 2 साल तक तो नहीं देना है। अभी एक सवाल है कि जेंटल पेरेंटिंग और क्लासिक पेरेंटिंग। अच्छा, तो कौन सा बेहतर है? यस। पहले तो ये डिफ्रेंशिएशन ये रहेगा कि जेंटल पेरेंटिंग मतलब, फॉर एग्जांपल देके मैं बोलता हूँ कि आप प्यार मोहब्बत से बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा बाहर ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लो। बच्चा नहीं मान रहा है तो आप समझाते हो, देखो आपको बीमार हो जाओगे, प्लीज पहन लीजिए बेटा। हाँ, तो वो होता है। एक होता है क्लासिकल पेरेंटिंग, आपने पूछा ना। क्लासिकल पेरेंटिंग का ये होता है कि भाई बच्चे को आपने बोला है पहनना ही, नहीं पहना तो एक थप्पड़ मारा और पहना दिया। ठीक है। तो एज अ डॉक्टर और साइंटिफिक बेस पे मैं ये कहूँगा कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए पेरेंटिंग में। राइट। 80% आप जेंटल रहो, 20% क्लासिकल। क्योंकि आज की जनरेशन में ये ज़रूरी है कि जेंटल पेरेंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चे पहले के बच्चों की तरह सहन नहीं करते। राइट। वो कई बार अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। तो प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए, समझाना चाहिए, बिठा के समझाना चाहिए। या पापा के साथ फ्री हो तो पापा समझाए, मम्मा के साथ वो फ्री हो तो मम्मा समझाए, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। उसके लिए क्या चाहिए आप में? पेशेंस। ट्रू। अगर आप में पेशेंस रहे, उसके मेरे पर मैं वक्त दूं तो ये काम हो सकता है कि उसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा हो जाएगा, अगर आप बाहर गए ठंड लग गई बेटा फिर दवाई खानी पड़ेगी, आप बीमार हो जाओगे। ये एक जेंटल पेरेंटिंग का पार्ट है। क्लासिकल पेरेंटिंग में ज़्यादातर डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, ये वो भी ज़रूरी है। अगर गलत काम कर रहे हैं तो डरने चाहिए। राइट। कि बाबा को मालूम चलेगा, मम्मा को मालूम चलेगा तो मम्मा डांटेगी। तो इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। 80% वो जेंटल, 20% ये। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट वे ऑफ यूजिंग डायपर्स एंड विच ऑयल शुड बी यूज्ड फॉर द मसाज। डायपर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिन में आपको डायपर फ्री टाइम बच्चे को देना है। राइट। कि 3-4 घंटे 5 घंटे आप बच्चे को डायपर ना पहना है। क्योंकि बार बार बच्चा, जो न्यूबॉर्न्स रहते हैं वो 15-20 बार पीपी करते हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, गीले होते हैं और इतने बार कपड़े भी कौन धोएगा। तो आप डायपर पहना सकते हो। अगर डायपर रैशेस आपको आ रहे हैं या अच्छी क्वालिटी का डायपर नहीं है तो फिर आपको डायपर नहीं पहनाना चाहिए। राइट। वरना आप डायपर पहना चाहिए, लेकिन दिन में और रात में भी आपको डायपर फ्री टाइम देना और वो कितना होना चाहिए मिनिमम? 3 to 4 hours। 3 to 4 hours। आपको वो टाइम आपको देना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए मसाज में? देखो मसाज ऑयल मैं कहूँगा कि मसाज ही ना करो। नहीं मसाज क्या करता है, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स ये कहते हैं और हम मेरा भी ये मानना है कि मसाज इज़ फॉर रिलैक्सेशन। लेकिन आप ये सोच के, आपका अगर ये सोच है आपकी कि मसाज करने से बच्चा हेल्दी, फिट, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो ये गलत है। वो बच्चे को रिलैक्स करता है, लेकिन आप जो भी ऑयल से मसाज, लेकिन कान नाक में तेल नहीं डालना है। राइट। केमिकल फ्री कोई ऑयल हो, जैसे कि ऑर्गेनिक का प्योर हो रहा है। राइट। तो वो आप हल्के हाथों से, हल्के जेंटल मसाज होना चाहिए। और उसके बाद आप बच्चे को नहला दो। पूरे दिन वो ऑयल में नहीं होना चाहिए, वो डस्ट चिपकती है। राइट।
अगर आपके बच्चे को रिएक्शन आ रहा है किसी भी ऑयल से, देन स्टॉप मसाजिंग। आप क्रीम से भी मसाज कर सकते हो। ओके, मसाज इज फॉर रिलैक्सेशन, हड्डी मजबूत करने के लिए नहीं है। राइट, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको भी पता है कि मसाज से हड्डी तो मजबूत नहीं हो सकती, हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, बाकी बहुत सारी विटामिन डी सब चाहिए, लेकिन वो रिलैक्स करता है, बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जेंटल मसाज। Right. आपको ऐसा लोग ऐसा उल्टा टेढ़ा मोड़ते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ये करवाते हैं, यहाँ पे पानी यहाँ पे तेल डालते हैं एंटीरियर फॉन्टानेल में, कान में नाक में तेल डालते हैं, गलत बात है, उससे नुकसान होता है। राइट। नाउ विच मिल्क इज बेटर फॉर चाइल्ड आफ्टर 1 year? Cow, Amul Buffalo, Amul Gold, and what to do if baby don't like milk? If they don't like milk after the age of 1 year, then do not give milk. Right, Do milk not is give milk. necessary. It is not necessary. हम दूध पे इतना तवज्जो देते ही क्यों हैं कि दूध पिएगा तो ही तंदुरुस्त होगा। अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद तो नहीं देना है। बाकी 1 साल के ऊपर के बच्चे को आप काऊ बफेलो मिल्क दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको अच्छा लग रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप दे सकते हो। राइट, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। माई डॉटर इज 4 year एंड शी इज ओनली 12 kgs. She is active but have less stamina. Her diet is very less. How can I manage? 4 year पे 12 kg वजन, 4 year पे आइडियल वजन होना चाहिए 15-16 किलो। तो 12 किलो कम है और उन्हें एक अच्छे पीडियाट्रिशियन का संपर्क करना चाहिए डेफिनेटली, और देखना चाहिए कि क्या इश्यू है, क्यों नहीं खा रही है, कोई पैथोलॉजिकल रीज़न है कि नहीं है। बच्चों में सप्लीमेंट होता है क्या ऐसे? देखो यार, लोग सप्लीमेंट्स, जैसे कि मैं भी कुछ चीज़ें एंडोर्स करता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ एंडोर्स करता हूँ क्योंकि मुझे दिन के 10 आते हैं कि आप ये करो। मैं नहीं करता। मैंने अपने 1.5-2 साल के ये सोशल मीडिया के करियर में मैंने हार्डली 8 से 10 की रहेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग देते तो है ही, लेकिन हार्मफुल चीजें दे देते हैं, प्लेन शुगर वाली चीजें, रिफाइंड शुगर वाली चीजें, जस्ट फॉर टेस्ट, जो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो प्रोटीन पाउडर, अगर बच्चे को प्रोटीन की जरूरत रहती है उनके डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, तो अगर उसमें वो प्रोटीन ऐड करके दे तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी है, खा रहा है, वजन ठीक है, तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। राइट, मतलब जितना नेचुरल ले रहा है उतना जितना नेचुरल प्रोटीन ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हेल्दी है, वजन अच्छा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बच्चा हेल्दी है, तो आपको एक्स्ट्रा एडेड कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी क्या सप्लीमेंट का जमाना है ना, एडल्ट लोगों में भी, बच्चों में भी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सारे बच्चों में कोई भी सप्लीमेंट्स और ये सब की जरूरत नहीं रहती। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो नेचुरल डाइट पे रखो तो बेहतर रहेगा। राइट, अभी ये मेरे काम का सवाल है, सर का हिप रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ कैसा चेंज हुआ है और क्या प्रिकॉशंस पूरी ज़िंदगी लेने पड़ते हैं, और प्रॉपर ठीक होने में कितना वक्त, एक ही में कितने सवाल पूछ लिए। प्रॉपर ठीक होने में कितना वक्त लगता है, ये भी साथ में पूछ लेना कि प्रॉपर ठीक हुए या अभी भी कुछ तकलीफ बाकी है। ऑनेस्टली रवि, जब से मैंने वो वीडियो डाला था मेरे ऑपरेशन का, और बहुत सारे लोगों ने प्रे किया था और मेरी रिकवरी के लिए मुझे विशेष दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी लाइफ कैसे रही, ये वो। तो मेरी लाइफ तो अभी एकदम नॉर्मल लाइफ की तरह है। मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम। सो ये एवीएन क्या है, ये सवाल आपसे मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मुझे लोग पूछते हैं। राइट, कि कौन सा इम्प्लांट डालना चाहिए और उसके बाद क्या है, क्या कितने दिन रेस्ट करना चाहिए, कब चलना चाहिए, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, कौन से अप्रोच से करना चाहिए, ये सब तो वो आप लोग का काम है और आप एक्सपर्ट हो। तो आप बताइए, एवीएन के बारे में तो आप ज़्यादा बता सकते हो, तो आप बताइए। भाई तुमको तो पता ही है, तुम्हें भी जिस रीज़न से हुआ है ये, कि पोस्ट कोविड में इसके केसेस बहुत बढ़ गए एवीएन के, क्योंकि कोविड के टाइम पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉयड देना पड़ा। जान बचाना ज़्यादा बेटर था, तो स्टीरॉयड का जो साइड इफेक्ट हुआ उसकी वजह से एवीएन जो अभी ज़्यादा इतने देखने को मिल रहे हैं। तो हम जब कॉलेज में थे पीजी के टाइम पे, तब हम महीने में 3 या 4 केसेस देखते थे एवीएन के, और अभी ऐसा है कि अभी मैं दिन में 3 से 4 पेशेंट देखता हूँ एवीएन के। दैट इज़ सोनली बिकॉज ऑफ कोविड में जो स्टेरॉइड दिया। बेसिकली यही है, बहुत सिंपल सा, कि जो खून पहुंचाने वाली नसें हैं अपने फीमोरल हेड में, जो हिप का एवीएन बोलते हैं, हिप का नहीं होता है, वो बॉल का होता है एक्चुअली। तो जो बॉल को जो ब्लड पहुंचाने वाली नसें होती है वो ब्लॉक हो जाती है। दैट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, और उसकी वजह से वहाँ एक छोटा सा रीजन सबसे पहले मर जाता है,
उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाता है वो आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी मार देता है, तो वो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। अभी इसके ना बहुत सारे रीज़न होते हैं अदर देन स्टेरॉयड, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ठीक है, बाकी ब्लड के भी कुछ डिजीज़ है, लेकिन ये सब में ना इतना फास्ट प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ये जो पोस्ट कोविड स्टेरॉयड की वजह से जो प्रोग्रेशन हुआ है ना, दैट इज़ वेरी फास्ट एक्चुअली। तुमको मैं तुम्हारा ही याद दिलाता हूँ, अंकल का सर्जरी था, तुमको याद हो तो जी, ठीक है, उस टाइम पे यू फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड योर पेन। I was having difficulty in climbing Yes. stairs. Yeah. और क्योंकि घर पे ये सब चल रहा था, तुमने वो इग्नोर किया, Yeah. हमने भी इग्नोर किया Yeah. Frankly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि तुमने बोला कि ठीक है चल जाएगा, कुछ होगा, ऐसे मसल खींच गया होगा और ऐसे, और हमने इतना ध्यान नहीं दिया। 3 महीने तक अंकल का पूरा ट्रीटमेंट चला। आफ्टर 3 months वी डिड द MRI। तो 3 महीने में जो प्रोग्रेशन आया ना, अगर शायद हमने 3 महीने पहले कर लिया होता तो देयर आर मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ नहीं है। ये एक्चुअली ना AVN इज मोर ऑफ अ मेंटल चैलेंज, कि अगर आप पेशेंट को पता चलता है कि AVN हुआ है, AVN ऑफ हिप, तो सबसे पहले करेगा गूगल, और गूगल में आएगा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, तो इसको दवाई से अपन ठीक कर सकते हैं, और उसके सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। 70 to 80% सक्सेस रेट है कि सिर्फ दवाई से ठीक हो जाता है। अभी जो आपको जनरली लोग सवाल पूछते होंगे कि आपका कौन से अप्रोच से किया है, आप कैसे इतना जल्दी चलने लगे, सो दीज आर द वेरी ट्रेंडिंग थिंग्स इन कॉमन क्वेश्चन। यस AVN में। तो हम आपका जो सर्जरी किया था, दैट हमने डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से किया था। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में वी डू नॉट कट एनी मसल्स, और इंसिजन होता है बहुत ही छोटा, इतना छोटा सा इंसिजन होता है, तो मसल्स कट नहीं होते हैं, इसलिए जल्दी रिकवरी होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। हम मसल्स कट नहीं करेंगे तो रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। इम्प्लांट, तो आप में जो इम्प्लांट यूज़ किया था वो हमने सिरामिक यूज़ किया था। सिरामिक हेड होता है, बाकी अनसीमेंटेड जॉइंट वी कैन से, और सारे कंपनी के अच्छे होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक कि ये कंपनी का ही अच्छा होता है, ये कंपनी का अच्छा होता है। द फिट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द वर्जन, या फिर आप अलाइनमेंट बोल दो सिंपल भाषा में, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद ये होता है ना कि कितने दिन में हम चलने लगेंगे, कितने दिन में हम चीज़ें रूटीन वापस आ जाएंगे, तो जनरली 3 to 4 weeks इज द रूटीन टाइम। मैं तो सेम डे चल रहा था भाई तुम्हारी बात अलग है ना। लेकिन मैं सेम डे चलने को बोला, और फिर तो मैं मतलब नॉर्मल अपनी, मुझे लगा कि बेड रेस्ट तो मैंने किया, हालांकि तुम्हें पता है कि मैं बात नहीं मानता हूँ तुम लोगों की, लेकिन मैंने किया फिर भी बेड रेस्ट, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था लाइफ में, पोस्ट ऑपरेशन भी, और सब स्मूथली हुआ। तुमने वीडियो डाला था 6 घंटे में डाला था तुमने वीडियो। हाँ 6 घंटे मेरा जैसे ही मुझे पावर आने लगा, मैं चलना स्टार्ट किया। अच्छा लग रहा है कि अभी, वरना तो इतनी देर भी बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, इतना पेन हो रहा था। सो ये चीज़ अगर है किसी को फील हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत देता है। बहुत ही बड़ा है, बहुत। वो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं तोड़ देता, आपको मेंटली भी तोड़ देता है, और मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उसकी दवाइयाँ पेन के लिए आप खाते हो, फिर डर लगता है कि इतनी पेन किलर खा के कहीं किडनी ना खराब हो जाए। वेरी ट्रू। तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हैं, लेकिन अभी आई एम वेरी मच फाइन, और सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अभी। यू वोंट बिलीव भाई, अभी लास्ट मंथ ना मैंने एक 21 year old लड़की का सर्जरी किया, एंड वो जब आई ना, तब उसका यही था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मेंटली बहुत ही परेशान हूँ कि अभी मेरी उम्र 21 साल है, आगे जाके क्या होगा, कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं ये चीज़ें कैसे कर पाऊंगी। अच्छा, इतने पेन में रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट लाइफ ही नहीं। ओह, इट्स सो सैड यार। लेकिन आई थिंक यू वर ओनली टेलिंग मी के जॉइंट्स आजकल 25-30 साल भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट? लोगों को यही डर रहता है कि 10 साल में फिर से जॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा सीधा पहले ना मेटल इम्प्लांट्स होते थे, तो मेटल इम्प्लांट्स का लाइफ इतना था। अभी अल्टीमेटली क्या है, बेरिंग, इट्स अ बेरिंग। जितना रब होगा उतने माइक्रो डेब्रिज क्रिएट होते हैं, तो सिरामिक में ना माइक्रो डेब्रिज बहुत ही कम क्रिएट होते हैं, और सिरामिक
लास्ट लॉन्गर। और अब अनसीमेंटेड जो भी जॉइंट्स है, इवन सीमेंटेड आर आल्सो गुड। सो योर कंक्लूजन इसमें यह है कि अगर आप जूझ रहे हो AVN से यार आपको हुआ है और आप स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच गए हो, तो आप ऑपरेट करवा लीजिए, उसके सक्सेसफुल रेट अच्छे हैं और आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाएगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। मैं तो खुद ये, और आप तो मतलब एग्जाम्पल हूँ एग्जाम्पल हो ही इसके। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो AVN से जूझ रहे हैं अभी पेशेंट्स, उनके लिए आपका एक मैसेज। मेरा ये मैसेज रहेगा कि चूरन पूरन से बचो, क्योंकि मैंने भी खाए। मैं भी कोशिश करता था कि सर्जरी से बचूं, मैंने सब ट्राई किया, मैंने अपने दोस्तों की भी बात नहीं मानी, डॉक्टर होके भी, और मैं इग्नोर किया पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को, और उससे मेरा और प्रॉब्लम बढ़ते गया, और वो मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में अफेक्ट कर रही थी और मेंटल हेल्थ को भी। तो अगर आपकी डॉक्टर सलाह देते हैं आपको कि सर्जरी करवा लो या हिप रिप्लेसमेंट करवा लो, तो बिंदास करवा लो, क्योंकि ज़िंदगी का तो पता नहीं हम कितने साल जिएंगे, लेकिन आजकल जॉइंट्स तो बोल रहे हैं ये लोग कि अच्छे हैं, 30-30 साल तक चलते हैं। तो अब रोज़ ऐसे ही परेशान होना और ऐसे ज़िंदगी जीना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको बोल रहे हैं सर्जरी करवाने का और ऑप्शन नहीं है लास्ट ऑप्शन, तो बेधड़क बिंदास सर्जरी करवा लीजिए। आपकी लाइफ एक नॉर्मल जैसा पहले थे वैसे हो जाओगे, मेरी तरह। और मेरी तो ये पर्सनल राय रहेगी, क्योंकि इनको मैं काफ़ी साल से जानता हूँ, खुद ने मेरा ऑपरेशन भी किया है और मेरे दोस्त भी है। तो अगर आपको ये तकलीफ है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर रवि प्रजापति। डेफिनेटली। और इन्होंने मेरा ये सर्जरी की है और मैं खुश हूँ कि मैं आज नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा हूँ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। एक्चुअली तुम्हारे पास ना पूरी दुनिया भर के ऑप्शंस थे यार, लेकिन मैं अपने दोस्तों पे, और ज़्यादातर तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉम्प्लिकेशंस तो आप US से UK में भी होते हैं डेफिनेटली। तो अगर आप अपने दोस्तों पे, अगर आपको कॉन्फिडेंट है और आपको पता है कि भाई इनका सर्जिकल हैंड कैसा है और ये अच्छी ही करेंगे, अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, तो ये विश्वास मेरा हमेशा से रहा है। और तुम्हें भी पता है कि मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ कैसे करोगे, क्या करोगे। मैं ये सोचता हूँ कि जिसका जो एक्सपर्ट का काम है वो करेगा और बेस्ट ही करेगा। हर डॉक्टर का यही काम रहता है कि अपना बेस्ट दे। तो मैंने आप लोग के हाथ में दिया और नहीं, you were a good patient. I'm a good doctor also, I'm a good patient and I'm a good person. ये अपना लास्ट सेगमेंट है। जितने भी अपने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अभी UG कर रहे हैं या जिनको PG एज अ पीडियाट्रिशियन करना है, तो उनके लिए MD पीडियाट्रिक्स एज अ ब्रांच वो कैसा है? देखो, MD पीडियाट्रिक्स एक नॉन सर्जिकल ब्रांच है। तो जो सर्जिकल ब्रांच में जितना क्विक मनी, हार्डवर्क तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है, तो उतना नॉन सर्जिकल ब्रांच में नहीं रहता। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपको अगर आपका पैशन है और आप आपके प्रोफेशन को प्यार करते हो कि मुझे इसमें मज़ा आएगा, तो अच्छी चीज़ है। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने MD पीडियाट्रिक्स करके मुझे कोई भी दिक्कत आई है, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ऑल्सो। लेकिन आपका एम कभी भी ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रांच लो, कि मैं ये काम करके या ये फील्ड में जाके मैं इतना पैसा कमा लूँगा और इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा। क्योंकि डॉक्टरी में क्विक मनी कभी नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, नाम बनाना पड़ता है, फिर पेशेंट लोग का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, फिर वो स्लो प्रोसेस है। और सबकी किस्मत काम नहीं करती, तो हो सकता है। लेकिन आप जो भी प्रोफेशन में जाओ उसको एंजॉय करो, मेरा यही मानना है। तो अच्छी ब्रांच है। अगर आपको चाहते हो कि आप बच्चों के साथ डील कर सकते हो और आपको अच्छा लग रहा है वो ब्रांच अच्छी, कई लोग को इंटरेस्ट रहता है ना, गायनेक में इंटरेस्ट रहता है, इसमें। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बेधड़क करिए। बाकी तो फिर तो आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी नीयत से काम कर रहे हो, अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हो, तो मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, हो मिलना ही है। ग्रेट भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और थोड़ा लेट हो गया, बट दैट शुड बी फाइन। इट्स प्लेजर यार, ऑलवेज ब्रो। थैंक यू। बहुत मजा आई, बहुत जोरदार।